मेरे प्रिय आत्मा, एक छोटी सी कहानी से आज की बात मैं शुरू करना चाहूंगा। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अधूरी सुनी होगी, अधूरी ही बताई गई है अब तक। पूरा बताना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई। और अधूरे सत्य असत्यों से भी ज्यादा घातक होते हैं। असत्य सीधा असत्य होता है, दिखाई पड़ जाता है। आधे सत्य सत्य दिखाई पड़ते हैं और सत्य होते नहीं, क्योंकि सत्य कभी आधा नहीं हो सकता है, या तो होता है या नहीं होता है। और बहुत से अधूरे सत्य मनुष्य को बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य असत्य से मुक्त नहीं हो पाता है। असत्य से मुक्त हो जाना तो बहुत आसान है, अधूरे सत्यों से मुक्त होना बहुत कठिन, क्योंकि वे सत्य होने का भ्रम देते हैं और सत्य होते भी नहीं। ऐसी ही ये आधी कहानी भी बताई गई है। छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूल में पढ़ाते हैं, सभी को वो कहानी पता होगी। वो कहानी है कि एक सौदागर टोपियां बेचता है। वो टोपियां बेचने एक बाजार की तरफ गया है, रास्ते में थक गया है और एक वृक्ष के नीचे सो गया है। वृक्ष पर बंदरों का निवास है। उस सोए हुए सौदागर को देखकर वे नीचे उतरे हैं। उन्होंने उसकी टोपी खोल ली है। वो सौदागर टोपियां बनाकर बेचता है। उन बंदरों ने वे टोपियां पहन ली और वृक्ष पर चढ़ गए। सौदागर की नींद खुली, सारी टोपियां वृक्ष पर बंदरों के पास चली गई थी। बड़ा मुश्किल था उन टोपियों को बंदरों से वापस लेना, लेकिन मुश्किल नहीं भी था। नकलचियों से कुछ भी करवा लेना बहुत मुश्किल नहीं होता। सौदागर ने अपनी सिर पर पहनी टोपी निकाल के रास्ते पर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां निकाल के रास्ते पर फेंक दी। सौदागर ने टोपियां इकट्ठी कर ली और घर लौट आया। इतनी कहानी आपने सुनी होगी, ये आधी कहानी। फिर सौदागर का बेटा बड़ा हुआ और उस बेटे ने भी टोपियां बेचनी शुरू की, क्योंकि बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो बाप से आगे बढ़ते हों। हालांकि दुनिया उन थोड़े बेटों से आगे बढ़ती जो बाप से आगे बढ़ते, लेकिन कोई बाप नहीं चाहता कि बेटे बाप की सीमा को पार करके आगे जाएं। और ऐसे सब बाप खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाज के लिए ऐसे सब बाप जंजीरें साबित होते हैं। बाप ने बेटे को भी टोपियां बेचना सिखाया। बाप वही सिखा सकता है जो खुद सीखा हो। बेटा टोपियां बेचने गया और उसी झाड़ के नीचे रुका जहां उसका बाप रुका था। नालायक बेटे वहीं ठहर जाते हैं जहां बाप ठहरते, और उसने वहीं वो अपनी टोकरी रखी जहां बाप ने रखी थी, क्योंकि और दूसरी जगह कैसे रख सकता था। बंदरों की भी पीढ़ी बदल गई थी। नए बेटे वृक्ष पर बैठे थे। सौदागर सो गया, वे बंदर नीचे उतरे, उन्होंने टोपियां लगाई और वृक्ष पर चले गए। सौदागर की नींद खुली, उसे ख्याल आया, बाप ने कहा था एक बार बंदर उसकी टोपियां ले गए थे तो उसने अपनी टोपी फेंक दी थी। वो हंसा, उसने कहा पागलो, तुम्हें पता नहीं, तुमने समस्या खड़ी की है, लेकिन मेरे पास समाधान है, मेरे बाप ने मुझे समाधान दिया है। उसने अपनी टोपी सड़क पर फेंक दी, लेकिन बड़ा चमत्कार हुआ, एक बंदर नीचे उतरा, उस टोपी को भी उठा के ऊपर चला, क्योंकि बंदर अब तक सीख गए थे। जो धोखा एक बार खा गए थे वो दोबारा खाने को राजी नहीं थे। लेकिन वो आदमी का बेटा वही समाधान पकड़े था जो बाप ने पकड़ा था। समस्या बदल गई थी, क्योंकि बंदर बदल गए थे।
समय बदल गया था लेकिन समाधान पुराना था। ये आधी कहानी आपको पता नहीं होगी और ये आधी कहानी ज्यादा जरूरी है पहली आधी कहानी से। क्यों इससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं? इसलिए कि भारत की समस्याओं और भारत की प्रतिभा के संबंध में सोचते समय दूसरा सूत्र, एक सूत्र मैंने कल कहा एस्केपिज्म, पलायनवाद, भारत की प्रतिभा का आत्मघात सिद्ध हुआ है। दूसरा सूत्र आज कहना चाहता हूं परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म, उसने भारत की प्रतिभा को विकसित नहीं होने दिया है। समस्याएं रोज बदल जाती हैं और समाधान हमारे बदलते ही नहीं। समाधान हमारे शाश्वत हैं और समस्याएं क्षण क्षण में बदल जाती हैं। इससे कोई समस्याओं को नुकसान नहीं होता, इससे पकड़े हुए जो समाधान को बैठे हैं वो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और जीवन का मुकाबला नहीं कर पाते। बदली हुई समस्या बदला हुआ समाधान चाहती है, लेकिन परंपरावादी की दृष्टि ये होती है कि जो समाधान परंपरा ने दिया है वही सत्य है, जो पुराने से आया है वही सत्य है। नए की खोज करना पाप है, पुराने को मानना पुण्य है और धर्म है। और जो समाज पुराने को मानने को ही धर्म समझ लेता है और नए से भयभीत हो जाता है, उस समाज की प्रतिभा का विकास अवरुद्ध हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्रतिभा विकसित होती है नए की खोज से, निरंतर नए की खोज से। जितना हम नया खोजते हैं उतना हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, जितना हम पुराने को पकड़ लेते हैं उतना ही मस्तिष्क के विकास की जरूरत समाप्त हो जाती है। नई समस्या एक मौका बनती है कि हम नई चुनौती स्वीकार करें, नया समाधान खोजें ताकि हम विकसित हो जाएं। न समस्या का उतना मूल्य है, न समाधान का उतना मूल्य है, लेकिन समस्या समाधान को खोजने की चुनौती देती है। अंतिम मूल्य चेतना के विकास का है। लेकिन जो लोग पुराने समाधान से चिपट के रह जाते हैं उनकी चेतना चुनौती खो देती और वे विकसित नहीं हो पाते। भारत की प्रतिभा पुराने समाधानों को पकड़ के ठहर गई है और इतनी हैरानी मालूम होती है कि पता नहीं कब ठहर गई है, कितने हजार वर्ष पहले, ये भी कहना मुश्किल है। ऐसा ही लगता है कि ज्ञात इतिहास, जब से हम जानते हैं इतिहास को, तब से भारत ठहरा ही हुआ है। और जितना पुराना समाधान हो हमारे मन में उसका उतना ही आदर है, जितनी पुरानी किताब हो उतना ही सम्मान है। ये पुराने का आदर और पुराने का सम्मान नए को कैसे जन्म होने देगा, और जो प्रतिभा नए को जन्म देना बंद कर देती है वो प्रतिभा बहुत पहले मर चुकी, अब उसकी जीवंतता खो गई, अब वो जीवित नहीं है। जीवन की प्रत्येक बात के उत्तर हमने खोज लिए हैं, पता नहीं कब खोज लिए हैं। और ऐसा मालूम होता है कि जिन शास्त्रों को पकड़ के हम बैठे हैं वो शास्त्र भी ये कहते हैं कि फला ऋषि से फला ऋषि ने सुना, फला ऋषि से फला ऋषि ने सुना, उनसे हमने सुना, जो हमने सुना है उसी को स्मरण करके हम कहते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों का नाम है श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो सुना है, जाना नहीं। स्मृति यानी जो याद किया गया है, जाना नहीं। हम सदा से सुनते और याद ही करते रहे हैं, हमेशा पिछले से सुना है और आगे दोहरा दिया है। हजारों वर्ष से हम दोहरा रहे। इस दोहराने ने, इस रिपीटिशन ने जंग लगा दी है हमारे सारे मस्तिष्क को, सारी मेधा को। हमारी सारी बुद्धि सड़ गई है। हमारे मस्तिष्क के पास सिवाय पुराने उधार सड़े हुए समाधानों के और कुछ भी नहीं है। इसलिए जिंदगी में हम रोज हारते चले गए हैं और आज भी हार रहे हैं, और कल भी बहुत कम आशा दिखाई पड़ती है कि हम जीत सकें, क्योंकि जब तक ये मस्तिष्क है, ये पुराना दिमाग, तब तक हमारी जीत, जीवन से संघर्ष में हमारी विजय असंभव मालूम होती, क्योंकि प्रत्येक नई समस्या कहती है नया समाधान लाओ, और हम अपनी किताब में खोजने चले जाते हैं और पुराना समाधान ले आते।
वो पुराना समाधान काम नहीं करेगा। कोई पुरानी स्थिति फिर दोबारा नहीं दोहरती है। जो लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो बिल्कुल झूठ कहते हैं। जगत में कुछ भी नहीं दोहरता है, इतिहास कभी नहीं दोहरता है, कुछ भी नहीं दोहरता है, कुछ भी दोहर नहीं सकता है, कोई पुनरुक्ति नहीं हो सकती। इतना अनंत जाल है कि पुनरुक्ति होना असंभव है। फिर से वही नहीं हो सकता जो था, ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा था। और अगर हमें दिखाई पड़ता है कि वैसा ही है, तो वो सिर्फ हमारे देखने की नासमझी है, वो देखने की कम गहराई का सबूत है, वो देखने के सूक्ष्म विकास नहीं हो सका, इसलिए हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है। आप कल सुबह भी आए थे, न तो आप वही हैं। मैं कल सुबह भी आया था, मैं भी वही नहीं हूं। 24 घंटे में वही नहीं है। और अगर वही है तो बहुत दुखद है ये बात, क्योंकि आप फिर मरे हुए आदमी, सिर्फ मरा हुआ नहीं बदलता, जीवन तो बदलता चला जाता। आप वही नहीं हो सकते जो कल थे। और इस घंटे भर के बाद जब आप इस हाल से निकलेंगे तो वही नहीं होंगे जो इस हाल में प्रवेश करते समय थे। कैसे वही हो सकते हैं? घंटे भर में कितना सब बदल जाएगा। घंटे भर में चित्त कितनी नई बातें सोचेगा, कितना पुराना बह जाएगा, कितना नए का प्रवेश हो जाएगा। जीवन में पुराना कहीं भी नहीं है। जीवन तो प्रतिपल नया है, लेकिन हमारा मन पुराना है। पुराने मन और नए जीवन में जोड़ नहीं बैठता, तालमेल नहीं बैठता, और तब जिच पैदा होती है, तब परेशानी पैदा होती है, तब चिंता पैदा होती है। भारत के सामने जो बड़ी से बड़ी चिंता है वो ये है कि जिंदगी रोज नए नए सवाल खड़ी कर देती है, और हमारे पास पुरानी किताबें हैं और पुराने समाधान। अगर अछूत के संबंध में फिर से सोचने का सवाल है, तो मनु की स्मृति खोलकर बैठे हुए हैं लोग और खोज रहे हैं कि मनु स्मृति में क्या लिखा हुआ। कोई 3000 वर्ष पहले मनु ने क्या कहा है, उसका आज क्या उपयोग हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है। समस्या आज की है और बिल्कुल नई है, लेकिन हम समाधान सदा पुराने खोजेंगे। जिंदगी का सवाल उठेगा और आदमी गीता खोल के समाधान खोजेगा। गीता किसी समस्या का उत्तर थी। अर्जुन के सामने कोई सवाल खड़ा हो गया होगा और गीता उस सवाल का उत्तर थी। लेकिन जब अर्जुन ने सवाल खड़ा किया था तो कृष्ण ने कोई पुरानी किताब खोल के समाधान नहीं खोजा था। वे नहीं गए थे कि खोल लेते वेद और वेद पढ़ के सुनाने लगते अर्जुन को। एक समस्या सामने खड़ी थी अर्जुन के, युद्ध था, युद्ध से भागने का मन था, हिंसा थी, हिंसा से छूटने का मन था, अपने ही परिजन थे, उनके हत्या करने का सवाल था, और अर्जुन का मन डमाडोल हो गया है। तो कृष्ण कोई पुरानी किताब खोजने नहीं चले गए। कृष्ण ने उस समस्या का सामना किया, एनकाउंटर किया, एक जवाब दिया। वो जवाब लिख के हम बैठे हुए हैं। और गांधी के सामने कोई समस्या हो तो गीता माता को खोलकर बैठ जाएंगे। खतरनाक है ये प्रवृत्ति। सवाल नए हैं, किताबें सब पुरानी, किताबें नई कैसे हो सकती हैं? लिखी गई कि पुरानी हो गई? कोई उत्तर दिया गया कि पुराना हो गया? सभी उत्तर पुराने हैं, क्योंकि देते ही पुराने हो जाएंगे, और सब सवाल नए हैं। और नया सवाल नई चेतना की मांग करता है। नई चेतना का क्या अर्थ है? नई चेतना का अर्थ है जिसके पास कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं, जिसके पास कोई बंधे हुए सूत्र नहीं है, जिसके पास जागती हुई चेतन आत्मा है, और उस आत्मा को वो सवाल के सामने खड़ा कर देता है। जैसे हम आईने के सामने किसी को खड़ा कर दें, जो खड़ा हो जाता है आईने में उसी की तस्वीर बन जाती है।
आईने के पास अपनी कोई तस्वीर नहीं है, अपना कोई चित्र नहीं है, अपना कोई इमेज नहीं है, अपना कोई उत्तर नहीं है। आईना ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए, तब मैं चित्र बनाऊंगा। आईना कहता है जो भी होगा उसका चित्र बन जाएगा। आईने की सफलता यही है कि आईना बिगाड़े ना, जैसा है उसको वैसा ही बता दे। नई चेतना का अर्थ है सवाल जो सामने खड़े हों आईने की तरह हमारी चेतना के सामने स्पष्ट और साफ हो जाएं जैसे वो हैं, लेकिन वो कभी स्पष्ट नहीं होंगे अगर हमारे पास उत्तर पहले से मौजूद है। उत्तर सवाल को समझने में सबसे बड़ी बाधा है। तैयार उत्तर, रेडीमेड उत्तर समस्या को समझने ही नहीं देता, और समस्या को समझ ना सके तो समाधान कैसे खोजा जा सकता है। सच तो यह है किसी सवाल को ठीक से समझ लेना ही उसका समाधान है। किसी सवाल को उसके पूरी जड़ों तक समझ लेना उसका सवाल का जवाब है। जवाब तो आ जाएगा चेतना से, लेकिन सवाल को समझने का सवाल है, और सवाल को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे पास जवाब सब पहले से तय है। भारत की प्रतिभा में जो सबसे बड़ा अवरोध है वो उसका परंपरावाद। परंपराएं तो होंगी, लेकिन परंपरावाद बिल्कुल दूसरी बात है। ट्रेडिशंस तो होंगी, लेकिन ट्रेडिशनलिज्म बिल्कुल दूसरी बात है। परंपराएं तो बनेंगी, लेकिन अगर परंपरावादी चित्त ना हो तो हम कभी उनसे बंधे नहीं होंगे, उनसे सदा ऊपर उठते रहेंगे, उनको ट्रांसेंड करते रहेंगे, रोज उनके पार जाते रहेंगे। लेकिन अगर परंपरा का वाद पैदा हो गया कि जो अतीत में है, जो पुराना है, उसे पकड़ना है, क्योंकि वही सत्य है, वही ऋषि मुनियों का जाना हुआ है, वही ज्ञानियों का कहा हुआ है। हम अज्ञानी कैसे खोज सकते हैं? हम तो सिर्फ मान सकते हैं। तो फिर पूरे मुल्क की जीवन चेतना एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाने लगेगी। फिर सीधी रेखा में गति नहीं होगी, फिर हम चक्कर लगाते रहेंगे। फिर हमारा एक ही काम होगा कि हम पुराने को सिद्ध करने की सारी ताकत लगाते रहें। समस्याएं हमारी फिक्र नहीं करेंगी, वो बदलती चली जाएंगी। वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आपके लिए रुकी रहें, वो रोज बदलती चली जाएंगी, और हम रोज पिछड़ते चले जाएंगे। भारत कंटेम्पररी नहीं है। हम 20वीं सदी में नहीं रह रहे, हम रह रहे हैं कोई ईसा से 1000 साल पहले, कोई 3000 वर्ष पहले। हम वहीं ठहरे हैं जहां गीता और मनु, महावीर और बुद्ध ठहर गए। हम उसके आगे नहीं बढ़े। 3000 साल से हमारी चेतना एक चक्कर में घूम रही है और एक ही काम कर रही है कि पुराने का गुणगान करो, पुराने को सिद्ध करो, पुराना ठीक है, और पुराने को ज्यादा पुराना सिद्ध करो। जाहिर है कि हमारे वेद 5000 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन हमारे मन को बड़ी चोट लगती अगर कोई ये कहे कि वो 5000 वर्ष पुराने हैं। ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जो 75,000 वर्ष पुराना सिद्ध करना चाहते हैं, 90,000 वर्ष पुराना सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी तृप्ति इससे भी नहीं होती, जो कहते हैं वो सनातन है, वो हमेशा से, समय में उनको बांधे नहीं जा सकता। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं पहले वेद बना और फिर सब बना। ये पीछे खींचने का पागल मोह क्या है? क्यों पीछे खींचना चाहते हैं? ये पीछे खींचने का मोह इसलिए है कि हमारा ख्याल यह है कि जो जितना पुराना है उतना सत्यतर है, उतना शुद्धतर है। जो जितना नया है उतना अशुद्ध है, उतना गलत है। पुराना होना ही बड़े बहुमूल्य बात है। शराब के संबंध में तो कहा जाता है कि पुरानी शराब अच्छी होती, लेकिन सत्य पुराने अच्छे नहीं होते। लेकिन हम सत्य के साथ भी शराब का ही व्यवहार कर रहे हैं, उसको भी पुराना सिद्ध करने में बड़ी ताकत लगाते हैं। अब सत्य कोई नशा लाने के लिए थोड़ी है। शराब इसलिए अच्छी होती है कि जितनी पुरानी होती उतनी सड़ जाती, जितनी सड़ जाती है उतनी नशे वाली हो जाती। सत्य जितना पुराना हो जाता है उतनी सड़ जाता है, उतनी खतरनाक हो जाता है, उतना फेंकने योग्य हो जाता है। सत्य रोज नया चाहिए। हाँ, शराब पुरानी चल सकती, लेकिन कुछ लोग शास्त्रों के साथ भी वही करते हैं जो शराब के साथ करते हैं। शास्त्र भी उनकी शराब है।
और इसलिए पुराना सिद्ध करने की कोशिश चलती है कि हमारा शास्त्र तुमसे ज्यादा पुराना है। हिंदुस्तान की प्रतिभा का ज्यादा समय इस तरह की नॉनसेंस में, बेवकूफियों में खर्च होता है। मैं एक सभा में बोल रहा था, एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मुझे एक बात पूछनी कि उम्र महावीर की बड़ी थी कि बुद्ध की बड़ी थी। मैं 3 साल से शोध कर रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं और कोई जरूरत भी नहीं कि बुद्ध की उम्र बड़ी थी कि महावीर की बड़ी थी। एक बात तय है कि तुम्हारी 3 साल की उम्र खराब हो गई। वो कुछ भी कोई बना रहा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें भी अगर महावीर को उम्र में बड़ा सिद्ध किया जा सके तो जैसे वो बड़े हो जाएंगे बुद्ध से, या बुद्ध को बड़ा सिद्ध किया जा सके तो वो बड़े हो जाएंगे बुद्ध से, वो ज्यादा पुराने हो जाएंगे। ये पुराने का मोह अकारण नहीं है, इसके पीछे कारण है, और वो कारण हमारी समझ में आ जाए तो हम भारत की प्रतिभा को नए के लिए मुक्त कर सकते हैं। वो कारण समझने चाहिए। पहली बात, पुराना सुरक्षित है, सिक्योरिटी है उसमें, वो जाना माना, वो परिचित है, उसे हम भली भांति जानते हैं, वो शास्त्र में रेखाबद्ध लिखा हुआ है, वो लीक पिटी हुई है, उस पर जाने में डर नहीं है। नया हमेशा खतरनाक है, डेंजरस है, पता नहीं क्या हो, लीक बद्ध नहीं है, रेखाबद्ध नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, अनचार्टेड है। तो नए में डर मालूम पड़ता है, असुरक्षा मालूम पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि पुराने को छोड़ दे और नया भटका दे, इसलिए पुराने को पकड़े रहो, नए पर मत जाओ। जो कौम जितनी भयभीत होती है उतना पुराने का आदर करती है। पुराने के आदर के पीछे फियर, भय काम करता है। जो कौम जितनी निर्भय होती है उतने नए की खोज करती है, नए का एडवेंचर, नए का साहस। जो नहीं जाना है उसे जानना है, निश्चित ही उसमें खतरे हैं, क्योंकि हो सकता है नया रास्ता गड्ढों में ले जाए, पहाड़ों में ले जाए, खतरों में ले जाए, ऐसी जगह ले जाए जहां जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। नया खतरे में ले जा सकता है, पुराना पहचाना हुआ है, उसी रास्ते से हजारों बार हम गुजरे हैं, हजारों लोग गुजरे हैं, उस रास्ते पर हजारों लोगों के चरण चिन्ह हैं, वो पहचाना परिचित है, उस पर चलने में सुविधा है, सुरक्षा है। लेकिन ज्ञात होना चाहिए, जितना जीवन सुरक्षित हो जाता है उतना ही मर जाता है। जितनी असुरक्षा को वर्ण करने की हिम्मत हो, जीवन उतना ही लिविंग और जीवंत होता है। क्यों? सच तो यह है कि जीवन स्वयं एक असुरक्षा है। जो मर गए हैं वे ही केवल सुरक्षित हैं, अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसलिए कब्र से ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। कोई बीमा कंपनी इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती जितना मरघट देता है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पहली तो बात यह है कि मरने के बाद फिर आप मर नहीं सकते। मर गए और मर गए, अब खत्म, अब वो बात खत्म हो गई। अब मरने का कोई डर नहीं। मरने के बाद बीमार नहीं पड़ सकते, मरने के बाद पाप नहीं कर सकते, अपराध नहीं कर सकते, मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, नया कुछ भी नहीं होगा। मरने का मतलब है कि नए का होना बंद हो गया। अब जो हो गया सब चीजें वहीं ठहर जाएंगी। एक आदमी मर गया 1 तारीख को महीने की, तो 2 तारीख नहीं आएगी, 3 तारीख नहीं आएगी, अब कुछ नहीं आएगा। 1 तारीख पर सब ठहर गया उस आदमी के लिए। अब नया नहीं होगा, अब जो हो गया हो गया। अब सिर्फ इतिहास होगा, भविष्य नहीं होगा। मरे हुए आदमी का सिर्फ अतीत होता है, भविष्य नहीं होता। भविष्य खतरनाक है, लेकिन जीवन ही एक खतरा है, जीवन ही एक असुरक्षा है। जो लोग जीवन को प्रेम करते हैं वो असुरक्षा को भी प्रेम करते हैं। जीवन का प्रेम अनिवार्य रूप से खतरे का प्रेम है। जो लोग जीवन को प्रेम नहीं करते, सुसाइडल हैं, आत्मघाती हैं, वे सुरक्षा को प्रेम करते हैं। वे सब तरह का इंतजाम कर लेते हैं। मैंने सुना है एक सम्राट ने एक मकान बनाया, एक महल, और सब तरह का इंतजाम किया कि कोई खतरा ना हो। तो डर के कारण उसने सिर्फ एक दरवाजा रखा उस महल में,
दूसरे दरवाजे खिड़कियां रखना खतरनाक है। रात कोई दुश्मन घुस जाए, चोर घुस जाए, डाकू घुस जाए। फिर बहुत दरवाजे हों तो बहुत पहरेदार रखने पड़ेंगे। फिर बहुत पहरेदार हों तो पहरेदारों से भी डर हो सकता है। इसलिए एक दरवाजा रखा और अपने ही आदमी रखे, और अपने आदमियों पर भी और अपने आदमी रखे। 1000 पहरेदार रखे, एक के ऊपर एक पहरेदार, एक के ऊपर एक पहरेदार। खतरे का कोई उपाय नहीं, कोई खतरा नहीं हो सकता। एक दरवाजा, एक खिड़की नहीं, दूसरा दरवाजा नहीं, सारा महल बंद, सिर्फ एक दरवाजा भीतर बाहर जाने को। पड़ोस का राजा उसका महल देखने आया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा ऐसा महल मैं भी बना लूंगा, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है। जब पड़ोस का राजा प्रशंसा करके द्वार से निकल रहा था और महल का मालिक खुश हो रहा था कि मैंने एक अद्भुत महल बना लिया, तो सड़क के किनारे बैठा हुआ एक बूढ़ा भिखारी जोर से हंसने लगा। उस महल के मालिक ने पूछा क्यों हंसता है, क्या हो गया, कोई भूल रह गई? उस भिखारी ने कहा मालिक आपने पूछा है तो बता दूं, जब से ये महल बन रहा है तभी से मैं देख रहा हूं एक भूल रह गई। सम्राट ने कहा कौन सी भूल है, मुझसे ठीक कर लें। उस भिखारी ने कहा इसमें एक दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, आप भीतर हो जाइए और दरवाजा बंद कर पाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। ये एक दरवाजा खतरनाक है, इससे मौत भीतर घुस सकती है। उस राजा ने कहा पागल, अगर इसको भी मैंने बंद कर लिया तो मैं मरने के पहले ही मर जाऊंगा। तो उस भिखारी ने कहा तो फिर ठीक से सुन लें, जितने दरवाजे आपने बंद किए उसी अंश में आप मरते चले गए। थोड़े से जिंदा हैं एक दरवाजे की वजह से, ये भी बंद कर लें तो बिल्कुल मर जाएंगे। मेरा भी महल था, लेकिन मैंने पाया कि महल में जिंदा रहना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पहरा है, और जहां पहरा है वहां जिंदगी पूरी कैसे हो सकती, दीवारें हैं। और मैंने पाया कि जितने ज्यादा दरवाजे हों जिंदगी उतनी होती है। तो फिर मैंने दरवाजे खोलने शुरू किए। फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल आया कि क्यों मैं खुले आकाश के नीचे क्यों ना चला जाऊं, जहां जीवन पूरा होगा, टोटल होगा। इसलिए मैं महल को छोड़कर खुले आकाश के नीचे आ गया। मैं आपसे कहता हूं, अगर मरना हो तो सुरक्षा पूरी कर लें, और अगर जीवित रहना हो तो असुरक्षा के वर्ण और स्वागत की हिम्मत और साहस होना चाहिए। ये भारत की जो परंपरावादिता है, ये जो पुराने को पकड़ लेने का आग्रह है, ये नए का भय है। नए का भय जीवन का भय है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की प्रतिभा सुसाइडल है, आत्मघाती है। हम मरने में ज्यादा उत्सुक हैं, जीने में कम। इसलिए हम मोक्ष की ज्यादा बातें करते हैं, जीवन की कम। हम इस बात में ज्यादा आतुर हैं कि मरने के बाद क्या है, मरने के पहले क्या है, हमारी इसमें कोई उत्सुकता नहीं। हम स्वर्ग और नरक के लिए ज्यादा चिंतित हैं। हम ये पृथ्वी स्वर्ग बने या नरक बने इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं। हम अभी और यहां हमारा कोई रस नहीं है, हमारा रस सदा वहां है, मृत्यु के पार, मृत्यु के बाद। मुझे लोग रोज मिलते हैं जो पूछते हैं मरने के बाद क्या होगा। मैं उस आदमी की तलाश में हूं जो पूछे कि मरने के पहले क्या हो। वो नहीं कोई पूछता कि मरने के पहले क्या हो, लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हम मृत्यु की छाया में जी रहे हैं, और हमारी प्रतिभा ने मृत्यु की छाया को बहुत बड़ा करके बता दिया है, और इतना बड़ा करके बता दिया है कि धीरे धीरे हम ये भूल ही गए कि जीना है। हम सिर्फ इसी फिक्र में लगे हैं कि मृत्यु से किस तरह बच जाएं या मृत्यु से किस तरह पार हो जाएं। हम भयभीत हैं, और भय से भरे हुए लोग कभी भी जीवंत नहीं हो सकते। परंपरावाद से मुक्त होना हो तो सुरक्षा के अतिमोह से मुक्त होना जरूरी है। और मजे की बात यह है कि जीवन में सुरक्षा हो ही नहीं सकती, सब सुरक्षा भ्रम है। मैं कितना ही बड़ा मकान बनाऊं और कितने ही लोहे की दीवारें बनाऊं और कितनी ही संगीने पहरे पे रख दूं, तो भी मैं मरूंगा। मरने से, बीमार होने से क्या सुरक्षा है? मैं कितने ही विवाह के कानून बनाऊं, मैं कितनी ही अदालतें बिठाऊं,
जरूरी नहीं है कि जो पत्नी मुझे आज प्रेम करती है वो कल भी मुझे प्रेम करे। मैं कितना ही दोहराऊं कि प्रेम शाश्वत है, लेकिन इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, न प्रेम और न कुछ और। इस जगत में सभी कुछ बदलता हुआ है, इसलिए कितने ही कानून बिठाओ, कितने ही अदालतें बनाओ, कितने ही नियम बनाओ, कोई सुरक्षा नहीं है कि जिसने मुझे आज प्रेम दिया वो कल भी मुझे प्रेम देगा। कल असुरक्षित है। एक खतरा और है, अगर मैंने सुरक्षा का बहुत इंतजाम किया तो शायद कानून की व्यवस्था इतनी सख्त हो जाए कि वो आज मुझे प्रेम दे सकता था वो भी न दे पाए, इतना मुक्त न रह जाए कि प्रेम आज भी दे सके। न प्रेम का कोई भरोसा है, न जीवन का कोई भरोसा है। सांस चल रही है, एक क्षण बाद नहीं चले, ऐसा क्षण आएगा ही कि एक क्षण बाद नहीं चलेगी। क्या सुरक्षा है? मित्र का कोई भरोसा है? जो मित्र है वो कल मित्र ना रह जाए। शत्रु का तक भरोसा नहीं है, जो शत्रु है वो कल शत्रु ना रह जाए। शत्रु का ही जहां भरोसा नहीं, मित्र का जहां भरोसा नहीं, जहां किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, वहां हम एक इल्यूजरी सिक्योरिटी बना के, एक काल्पनिक सुरक्षा का जाल बना के उसके भीतर बैठ के मर जाते हैं। नहीं, जीवन असुरक्षा है, जीवन ही इनसिक्योरिटी है, जीवन है ही ऐसा। जीवन के तथ्य को, ये जीवन की जो सचनेस है, ये जीवन ऐसा है कि यहां जन्म है, यहां मृत्यु है, यहां स्वास्थ्य है, यहां बीमारी है, यहां मिलना है, यहां बिछुड़ना है, यहां दोस्ती है, यहां दुश्मनी है, यहां सांस आएगी और जाएगी भी, और जाना भी उतना ही सुखद है जितना आना, और जन्म भी उतना ही आनंद है जितनी मृत्यु, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसने सुरक्षा का पागल मोह नहीं पकड़ लिया। सुकरात मर रहा था, जहर देने के पहले उसके मित्रों ने सुकरात को पूछा कि हमने पता लगाया है जिन लोगों ने तुम्हें मृत्यु की सजा दी है वे कहते हैं कि अगर तुम सत्य के संबंध में बोलना बंद कर दो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है, तुम बच सकते हो। सुकरात ने कहा, क्या वे ये कहते हैं कि फिर मैं सदा बच सकूंगा? अगर वो ऐसा कहते हो तो मैं सोचूं। मित्रों ने कहा, सदा बचने का भरोसा कोई भी नहीं दे सकता। तो सुकरात ने कहा, जब मरना ही है तो फिर मरने से सुरक्षा के लिए असत्य बोलना समझ में नहीं आता। जब मरना ही है तो फिर सत्य बोलते ही मरना अच्छा है। फिर जहर पीसा जाने लगा, बाहर जहर पीसा जा रहा है, और सुकरात बार बार पूछने लगा अपने मित्रों से कि देखो बड़ी देर हुई जाती है, जहर पीसने वाला बहुत देर लगा रहा है। मित्र रो रहे हैं और वो कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, जितनी देर हो जाए उतना अच्छा, तुम जितनी देर और जी लो उतना अच्छा, इतनी उत्सुकता क्या है मरने की? सुकरात कहने लगा, मृत्यु नई है, अपरिचित है, उसे जानने का मन होता है, उसे कभी जाना नहीं, वो बिल्कुल नया है। वो मृत्यु कैसी है, वो मृत्यु का लोक कैसा है, हम बसते हैं कि नहीं बसते हैं, मैं उसे जानने के लिए आतुर हूं, मैं नए को जानने के लिए आतुर हूं। जीवन तो जाना जा चुका, वो पुराना पड़ चुका। सुकरात जैसे लोगों को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें मृत्यु भी नई है और जीवन का एक हिस्सा है। जो जानता है वो जन्म और मृत्यु को समान ही मानेगा। जन्म भी अगर हम बहुत ख्याल से देखें तो एक खतरा है, हमें पता नहीं है। ये दूसरी बात, जो बच्चा मां के पेट में है वो बहुत सुरक्षित है, आपको पता है। उससे ज्यादा सुरक्षा फिर कब्र में ही मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। मां के पेट में जो बच्चा है, न नौकरी करनी पड़ती, न दुकान करनी पड़ती, न जिंदगी के खतरे हैं, न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है। मां के पेट में वो करीब करीब मोक्ष में, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ जीता है। सब मां करती है, सब मां से होता है, वो सिर्फ जीता है, वो सिर्फ जीता है, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं
कि मोक्ष की जो कल्पना लोगों को पैदा हुई वो मां के गर्भ की स्मृति से ही पैदा हुई। वो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि एक सुख का क्षण था जो खो गया। एक ऐसा वक्त था कि जब न कोई चिंता थी, न कोई दुख था, न कोई पीड़ा थी। वो हमारे अचेतन चित्त को पता है। वो किसी कोने में हमें ज्ञात है। वो मां के पेट में वो जो सुख था, जब बच्चे को मां के पेट के बाहर आना पड़ा होगा तो अगर वो प्रार्थना कर सका होगा तो उसने हाथ जोड़कर कहा होगा, हे भगवान, कहां असुरक्षा में भेज रहे हो, कहां खतरे में भेज रहे हो। सब सुरक्षा छूटती है, जीवन का सब व्यवस्था छूटती है, सब इंतजाम था वो छूटता है, कहां खतरे में भेजते हो। जन्म बहुत बड़ा खतरा है और खतरा शुरू हो जाता है। शायद बच्चा पैदा होते से इसलिए रोता हो, चिल्लाता हो कि कहां मुसीबत में डाल दिया। हंसते हुए बच्चे की पैदा होने की कोई खबर नहीं सुनी गई। उसकी सुरक्षा छिन गई है, उसका सब छिन गया, वो अपरूटेड कर दिया गया, जैसे किसी वृक्ष को उसकी जड़ों से उखाड़ लिया गया। मां के भीतर उसकी जड़ें थी, वो मां का एक हिस्सा था। कोई चिंता ना थी, कोई एंजाइटी ना थी, कोई समस्या ना थी, सब समाधान था। मां के पेट में बच्चा समाधि में था, वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। फिर रोज रोज असुरक्षा बढ़ती चली जाएगी। जब तक छोटा होगा मां की गोद होगी, धीरे धीरे मां की गोद भी छोड़ देनी पड़ेगी। स्कूल आएगा और खतरे आने शुरू होंगे, और फिर स्कूल के बाद जिंदगी आएगी और समस्याएं आनी शुरू होंगी। मां से दूर होता चला जाएगा और खतरों में उतरता चला जाएगा। जिंदगी का नाम खतरा है। मौत ही खतरा नहीं है, जन्म के बाद सभी कुछ खतरा है। लेकिन इस खतरे से हमने एक मानसिक बचाव का उपाय कर लिया है कि बचा लो अपने को। तिजोरियां खड़ी करते हैं, महल खड़े करते हैं, पद प्रतिष्ठा बनाते हैं, मित्र संगी साथी बनाते हैं, शिष्य चेले बनाते हैं। बेटा बाप बेटे को खड़ा करता है, बिना बेटे के असुरक्षा अनुभव करता है, परिवार बनाता है, सारा इंतजाम करता है। किस बात के लिए? सिर्फ एक बात के लिए कि जिंदगी में कोई खतरा, कोई असुरक्षा, कोई समस्या ना हो, सब तरह से सुरक्षित हो जाऊं। वो जो मां का जो गर्भ था वो मिल जाए, फिर वैसे ही हो जाए सब। वो कभी नहीं हो पाता, वो हो ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ कब्र में होगा, वो सिर्फ मरने पर होगा। मृत्यु वहीं पहुंचा देगी जहां जन्म ने आपको हटाया था। इसलिए मरने की कामना भी पैदा होती है। मरने की कामना भी हमारे भीतर इसलिए पैदा होती है। ये बहुत समझने की बात है। मरने से बचने की कामना भी सुरक्षा के लिए पैदा होती है और मरने की कामना भी सुरक्षा के लिए पैदा होती है। जब आदमी बहुत असुरक्षित हो जाता है, जिससे प्रेम करता है वो भटक जाता है, खो जाता है, जिसे चाहता है वो बिछुड़ जाता है, जिस धन को इकट्ठा किया था वो डूब जाता है, जिस मकान को बनाया था उसमें आग लग जाती है, तब वो एकदम मरना चाहता है। वो कहता अब मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों मरना चाहते हैं आप? शायद मन भीतर से कहता है अब मरने में ही सुरक्षा मिल सकती, मर जाओ, सुरक्षित हो जाओ। आदमी शराब पी के चिंता को भूलना चाहता है। क्यों? आदमी सो के चिंता को भूलना चाहता है। क्यों? सोने में थोड़ी देर के लिए अस्थायी मृत्यु घटित हो जाती है, टेम्पररी डेथ। थोड़ी देर के लिए आप मर जाते, थोड़ी देर के लिए दुनिया खत्म हो जाती, आप खत्म हो जाते। वही शराब भी काम करती है। शराब में थोड़ी देर के लिए सब मिट जाता, आप मर जाते, वो भी टेम्पररी डेथ। शराब पीने वाला भी आत्मघाती है। अपने को भुलाने की सब कोशिश आत्मघात है। यह जिंदगी में इतनी चिंता आ जाती है कि सुरक्षा नहीं मिलती तो आदमी मर जाता है। पश्चिम में रोज हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? घबरा गए हैं जिंदगी की असुरक्षा से। मर जाने में लगता है कि सब ठीक है, मर जाओ, मर जाने से सब छुटकारा हो जाए। मरने से बचने की चेष्टा भी सुरक्षा के लिए है और अंत में मर जाने की कामना भी सुरक्षा के लिए है और मोक्ष की कामना भी सुरक्षा के लिए है। स्वर्ग और भगवान के चरणों को पकड़ लेने की कामना भी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो सुरक्षित हो जाता है वो जीवन से पीठ फेर लेता है और सारा आनंद है जीवन में।
और सारी मुक्ति है जीवन में, और सारा परमात्मा है जीवन में। उस जीवन में जहां मृत्यु भी है, उस जीवन में जहां चिंता भी है, उस जीवन में जहां समस्याएं भी हैं, उन सबका इकट्ठा स्वीकार ही जीवन को जीने की कला है। ये जो हमारा अतीत से मोह है वो सुरक्षा के कारण। भय को छोड़ना पड़ेगा, जीवन का भय। बहुत कम लोग हैं जो जीने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये बात अजीब मालूम पड़ेगी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जीने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मरने की हिम्मत बहुत लोग जुटा लेते, जीने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते। जो जीने की हिम्मत जुटा लेता है उसे ही मैं सन्यासी कहता हूं। सन्यासी का मतलब है जिसने सुरक्षा को छोड़ दिया, असुरक्षा को वर्ण कर लिया। लेकिन जिसको हम सन्यासी कहते हैं वो सन्यासी नहीं, वो छोटी सुरक्षा को छोड़ता है, बड़ी सुरक्षा को वर्ण कर लेता है, और मौलिक सुरक्षा को कभी नहीं छोड़ता। एक सन्यासी हो जाने के बाद भी हिंदू बना रहता है, मुसलमान बना रहता है, जैन बना रहता है। क्यों? वो कहता है मैंने घर छोड़ दिया, सुरक्षा छोड़ दी, मैंने पत्नी छोड़ दी, सुरक्षा छोड़ दी, मैंने धन छोड़ दिया, सुरक्षा छोड़ दी। लेकिन जैन होना नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर जैन होना छोड़ दे तो वो जैन समाज से जो सुरक्षा मिल रही वो मिलनी बंद हो जाएगी। अगर हिंदू होना छोड़ दे तो हिंदू जो कहते हैं जगत गुरु है ये, वो कहना बंद कर देंगे। अगर मुसलमान होना छोड़ दे तो मस्जिद ठहराएगी नहीं। मकान उसने छोड़ दिया क्योंकि मस्जिद ठहरने को मिल गई। अगर वो गुरु होना छोड़ दे तो शिष्य उसको छोड़ देंगे। उसने बाप था, बेटे छोड़ दिए, लेकिन एक बेटे छोड़कर उसने 50 बेटे इकट्ठे कर लिए, शिष्य इकट्ठे कर लिए, शिष्याएं इकट्ठी कर ली, और फिर सुरक्षा का इंतजाम इकट्ठा कर लिया। घर छोड़ दिया, अब एक आश्रम बना लिया, लेकिन सुरक्षा के नए उपाय कर लिए। और एक बड़ी सुरक्षा उसने ये कर ली है कि वो भगवान को पाने की कोशिश में लगा है। वो पुण्य कर रहा है, पुण्य धन का सिक्का है, मोक्ष में चलता है, यहां नहीं चलता। वो पुण्य इसलिए कर रहा है कि सिक्का चल सके स्वर्ग में, मोक्ष। वो भगवान को पा लिया है, भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, वो मोक्ष पाने की कोशिश कर रहा है। मोक्ष का मतलब जहां कोई समस्या नहीं होगी, सिद्ध शिला पर बैठकर सारी समस्याओं से आदमी मुक्त हो जाएगा। लेकिन जहां कोई समस्या नहीं होगी वहां कोई जीवन भी नहीं होगा। समस्याओं से बचने की कोशिश जीवन से बचने की कोशिश है। समस्याओं को जीतना है, इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसलिए कि नई समस्याएं खड़ी होंगी। जीवन एक सतत संघर्ष है, समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो जाएंगी। एक समस्या बदलेगी, नई समस्या होगी। नीचे की समस्याएं बदलेंगी, ऊपर की समस्याएं होंगी। गरीब आदमी के सामने एक समस्या होती भूख की, अभाव की। अमीर आदमी के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो जाती अतिरेक की, एफ्लुएंस की। हिंदुस्तान की समस्या है पेट कैसे भरे, अमेरिका की समस्या है कि पेट भर गया, अब क्या करें। योग करें, ध्यान करें, माला फेरें, क्या करें। अमेरिका की समस्या वही है जो बुद्ध और महावीर की समस्या रही होगी। अमीर के बेटे थे, पेट भरा था, कपड़े उपलब्ध थे, सब उपलब्ध था जो उपलब्ध हो सकता था। फिर समस्या खड़ी हो गई, अब सब है, अब क्या करें। समस्याएं मिट नहीं सकती, समस्याओं के तल बदलते हैं। और चेतना ऐसी होनी चाहिए जो हर तल पर हर नई समस्या का साक्षात कर सके, आनंद से, भय से नहीं। क्योंकि भय से किया गया साक्षात कभी साक्षात नहीं हो सकता। स्वीकार से, अस्वीकार से नहीं, क्योंकि जिसने अस्वीकार किया वो पीठ कर लेता है, पीठ करके कभी साक्षात नहीं हो सकता। सहज भाव से कि जीवन ऐसा है और जीवन जैसा है और जैसा होगा वैसा मुझे अंगीकार। मैं दावे नहीं करता कि वो ऐसा ही हो जैसा कल था। आने वाला कल बिल्कुल नया कल होगा, आने वाला सूरज बिल्कुल नया सूरज होगा। सुबह उठेंगे फिर कल का साक्षात्कार करेंगे, नहीं उठ सके तो मौत का साक्षात्कार करेंगे। जो होगा
उसका साक्षात्कार करेंगे। और हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि हम हर साक्षात्कार के बाद ज्यादा ज्ञान, ज्यादा आनंद, ज्यादा अनुभव, ज्यादा जीवंत होकर बाहर निकल आएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है, इसलिए पुराने को पकड़े हुए बैठे। पुराने को पकड़ना हमेशा साहस की कमी है, भय का लक्षण। इसलिए पहली बात, अगर परंपरावाद से भारत की प्रतिभा को मुक्त होना हो तो भय छोड़ देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा भय जीवन का भय है, और जीवन के भय से ही मृत्यु का भय पैदा होता है। जो जीवन से डरते हैं वे ही मृत्यु से डरते हैं, जो जीवन को जीते हैं वे मृत्यु को भी जीते। उन्हें कोई भी भय नहीं, भय का कोई सवाल नहीं। और भयभीत होकर जीवन बदल नहीं जाता, सिर्फ हम एक मेंटल कैप्सूल में, एक झूठी कल्पना के घेरे में अपने को बंद कर लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं, बूढ़े हैं, कुछ दिनों से उन्होंने सब पूजा पाठ, मंदिर जाना सब छोड़ दिया था। मुझसे कहते थे कि सब मैंने छोड़ दिया, अब मैं सबसे मुक्त हो गया हूं। मैंने उनसे कहा, आप बार बार कहते हैं कि सब छोड़ दिया, सबसे मुक्त हो गया, इससे शक होता है कि ठीक से मुक्त नहीं हो पाए हैं, ठीक से छूट नहीं पाया। फिर उनको हृदय का दौड़ा हुआ, हार्ट अटैक हुआ। मैं उन्हें देखने गया, वो करीब करीब आधी बेहोशी में पड़े थे, और बेहोशी में ही उनके मुंह से राम 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 का पाठ चल रहा था। मैंने उन्हें हिलाया, मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे सब छोड़ दिया। वो कहने लगे, मैं भी सोचता था कि छोड़ दिया, लेकिन जब मौत सामने आई तो न मालूम कैसे मशीन की तरह भीतर से राम राम होने लगा कि करो राम राम, कहीं राम होना, और अगर हुआ तो भूल हो जाएगी, फिर हर्ज भी क्या है? राम राम जप लेने में हर्ज भी क्या है? नहीं हुआ तो कुछ हर्ज ना हुआ, अगर हुआ तो सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। वो मौत सामने खड़ी तो आदमी राम राम जप रहा है। वो जो मंदिरों में हाथ जोड़े खड़े हैं उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, और वे जो मालाएं फेर रहे हैं उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, और वे जो शास्त्रों में आंखें गड़ाए हुए कंठस्थ कर रहे हैं सूत्रों को, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये सब भय से पैदा हुई प्रवृत्तियां हैं। जिसे हम धर्म कहते हैं वो हमारा फियर, और वो धर्म जो अभय से, फियरलेसनेस से आता है, उसका हमें कोई पता ही नहीं। ये जो मंदिर और मस्जिद और ये जो पूजा और काबा और काशी खड़े हैं, ये मनुष्य के भय से उत्पन्न हुए हैं। और ये जो मूर्तियां और ये जो भगवान की पूजाएं चल रही हैं, ये मनुष्य के भय से जन्मी है। हम भयभीत हैं, हम डरे हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, अज्ञात से हम सुरक्षा चाहते हैं, हम किसी के चरण पकड़ना चाहते हैं, हम कोई सहारा चाहते हैं। ये जो गुरुडम चल रही है सारे देश में, ये जो जगह जगह छोटे बड़े गुरु, छोटे बड़े महात्मा, आधे और पूरे महात्मा इकट्ठे हैं सारे मुल्क में, और उनके आसपास लोग चरण पकड़े हुए हैं, ये गुरुडम किसी ज्ञान या किसी सत्य की खोज से नहीं चल रही है। भय, हम डरे हुए हैं, और डरने में हम किसी का भी सहारा चाहते हैं। कहते हैं ना, आदमी डूबता हो तो तिनके का भी सहारा पकड़ लेता है। फिर इसी भय में वो कहता है मेरे गुरु बहुत महान गुरु हैं, इसलिए ही उसको पता चल गया वो महान है, बल्कि अपने को समझाता है कि अगर महान नहीं है तो मैं डूबा, तो अपने गुरु को महान बताता है, अपने तीर्थंकर को श्रेष्ठ बताता है, अपने अवतार को असली बताता है, दूसरों के अवतारों को नकली बताता है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, जो मैंने पकड़ा है वो सच्चा और खरा है। वो आंख बंद करके पकड़ता है, वो आंख बंद करके ही पकड़े रहता है, वो कभी आंख खोल के देखता भी नहीं कि क्या हो रहा है, वो देख भी नहीं सकता, वो डरा हुआ है, वो खुद ही डरा हुआ है। आंख खोल के देखेगा तो एक आदमी पाएगा अपने ही जैसा, जिसके वो चरण पकड़े हुए और भगवान समझे हुए हैं, लेकिन वो आंख नहीं खोलेगा, और आप आंख खोलने को कहेंगे तो नाराज होगा। भय भीतर है। अगर आप आंख खोल के देखने को कहते हैं तो खतरा है कि कहीं गुरु विलीन ना हो जाए, कहीं भगवान खो ना जाए, कहीं मूर्ति ना मिट जाए, कहीं मंदिर खो ना जाए, कहीं प्रार्थनाएं भूल ना जाए, फिर क्या होगा? मैं तो अकेला हूं। लेकिन सच ये है कि आप अकेले ही हैं। इस सत्य को झुठलाने से कुछ भी ना होगा। आदमी अकेला है, आदमी बिल्कुल अकेला है।
और कोई सहारा नहीं है, और जिंदगी असुरक्षा है, और सब सुरक्षाएं काल्पनिक, इमेजिनरी है। ये सत्य जितना स्पष्ट हो जाए और इस सत्य की जितनी स्वीकृति हो जाए, आदमी उतना ही भय से मुक्त हो जाता है। और जब आदमी भय से मुक्त हो जाता है तो पुराने से मुक्त हो जाता है, और जब आदमी भय से मुक्त हो जाता है तो शास्त्रों से मुक्त हो जाता है, और जब आदमी भय से मुक्त हो जाता है तो गुरुओं से मुक्त हो जाता है, और जब आदमी भय से मुक्त हो जाता है तो समाज, परंपरा, रूढ़ियां, उनसे मुक्त हो जाता है। और जिसकी प्रतिभा इन सबसे मुक्त है, पहली बार उस इंटेलिजेंस का, उस चेतना का, उस बुद्धिमत्ता का जन्म होता है जो सत्य को जान सकती है। उस बुद्धिमत्ता का, उस विजडम का जन्म होता है जो जीवन की हर समस्या का साक्षात्कार कर सकती है। उस सजगता का, उस बोध का जन्म होता है जिस बोध की अग्नि में जीवन की कोई चिंता नहीं टिकती, हर चिंता का अतिक्रमण हो जाता है। और वैसा अतिक्रमण अगर चेतना, प्रतिभा न कर पाए तो जीवन एक बोझ है, जीवन एक भार है, जीवन एक दुख है। दुख होगा ही, क्योंकि हम गलत, हम बिल्कुल ही गलत, हम बिल्कुल ही काल्पनिक, हम बिल्कुल ही झूठी दुनिया में खो गए हैं जो है ही नहीं। भारत की पूरी चेतना पीछे की तरफ देख रही है भविष्य के भय के कारण। भारत की पूरी चेतना गुरुओं को पकड़े हुए है, अकेले होने के डर के कारण। पति पत्नी को पकड़े, पत्नी पति को पकड़े हुए, दोनों अकेले हैं, दोनों डरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। और कोई भी नहीं पूछ रहा कि दो डरे हुए आदमी अगर इकट्ठे हो जाएं तो डर दुगना हो जाता है, आधा नहीं। गुरु शिष्यों को पकड़े हुए हैं, शिष्य गुरुओं को पकड़े हुए हैं। गुरु भी डरा हुआ है कि अगर शिष्य खो गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो गुरु भी संख्या रखता है कि कितने अपने शिष्य हैं। एक शिष्य खोने लगता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, जैसे एक ग्राहक को खोते देखकर दुकानदार दुखी होता है, एक शिष्य को खोते देखकर गुरु दुखी होता है। शिष्य को डर लगता है कहीं गुरु न छोड़ दे, और दोनों डरे हुए एक दूसरे को पकड़ के भीड़ किए हुए हैं। और ये भीड़ करीब करीब वैसी ही है जैसे कोई नाव डूब रही हो, और डूबती हुई नाव में सारे लोग एक ही तरफ, एक ही कोने में दौड़ के इकट्ठे हो जाएं। उनके दौड़ने और इकट्ठे होने से नाव बचेगी नहीं, जल्दी डूबेगी। वे अकेले अकेले खड़े रहे नाव पर तो नाव बच भी सकती है, लेकिन जहां सब भाग रहे होंगे वहीं नाव के सारे यात्री भागेंगे, और एक ही कोने में सब एक दूसरे को पकड़ के करीब करीब खड़े हो जाएंगे। जैसे करीब करीब खड़े होने से अकेलापन मिटता है, किसी को कितना ही छाती से लगा लो फिर भी अकेलापन नहीं मिटता। जिसे छाती से लगाया वो भी अकेला है, जिसने लगा लिया वो भी अकेला है, अकेलापन नहीं मिटता। सिर्फ भ्रम पैदा होता है कि कोई साथ है, कोई साथ नहीं। और जो आदमी सत्य को समझ लेता है कि कोई सांस नहीं है, टोटल अलोन, टोटली अलोन, समग्रीभूत रूप से अकेला हूं, इस बात की पूरी पूरी समझ और इस अकेलेपन से बचने के सब उपाय झूठे हैं, कोई उपाय कारगर नहीं है। जिस दिन ये समझ पूरी साफ हो जाती है उसी दिन आदमी भय से मुक्त हो जाता है, उसी दिन अभय को उपलब्ध हो जाता है, उसी दिन भविष्य के लिए उन्मुख हो जाता है, उसी दिन नए के लिए स्वागत का द्वार खुल जाता है, उसी दिन जीवन को जीने की क्षमता, साहस, एडवेंचर, अभियान शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए भी ये सच है, एक समाज के लिए भी यही सच है। चेतना मुक्त होनी चाहिए भय से, लेकिन भय से हम मुक्त नहीं, और इसलिए हम अतीत से बंधे। एक बात, मौलिक कारण जो है वो सुरक्षा का आग्रह है, और सुरक्षा का आग्रह भयभीत आदमी की मांग है। और भयभीत आदमी कितनी ही सुरक्षा करे कुछ हो नहीं सकता। सब सुरक्षा और भयभीत करेगी, फिर और सुरक्षा करनी पड़ेगी, फिर और सुरक्षा करनी पड़ेगी। रविन्द्रनाथ के घर में कोई 100 लोग थे, बड़ा परिवार था,
मनो दूध आता था। रविन्द्रनाथ के एक भाई थे, उन्होंने देखा कि दूध में पानी मिलके आता है, तो उन्होंने एक नौकर रखा और कहा कि दूध का निरीक्षण करो, पानी मिला दूध घर में ना आने पाए। लेकिन घर के लोग हैरान हुए, जिस दिन से नौकर रखा उस दिन से दूध में और ज्यादा पानी आने लगा, क्योंकि उस नौकर का हिस्सा भी जुड़ गया। भाई जिद्दी थे, उन्होंने उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखा, लेकिन घर में और हैरानी हुई, दूध में और ज्यादा पानी आने लगा, क्योंकि सुपरवाइजर का हिस्सा भी जुड़ गया। रविन्द्रनाथ के पिता ने उन्हें बुलाकर कहा कि अब और चीफ सुपरवाइजर रखने का इरादा तो नहीं है। रविन्द्रनाथ के भाई ने कहा, मेरा तो इरादा है, मैं तो किसी तरह इस पानी को आने से रोकूंगा। एक और आदमी को जो निकट परिवार से संबंधित थे उनको चीफ सुपरवाइजर रखा। उसी दिन पानी में एक मछली भी आ गई। रविन्द्रनाथ के पिता ने कहा, सबको विदा कर दो, क्योंकि जिस बात की सुरक्षा के लिए तुम उपाय कर रहे हो वे सब उपाय और सुरक्षा मांगेंगे, फिर और सुरक्षा मांगेंगे, फिर और सुरक्षा मांगेंगे, और इसका कोई अंत नहीं। आदमी जो इंतजाम करता है, पहले वो धन कमाता है कि धन से भय से मुक्त हो जाएगा, मेरे पास धन है। फिर धन है, इसका भय पैदा हो जाता है कि कहीं चोरी ना चला जाए धन, तो तिजोरी खरीद के लाता है, तिजोरी में ताले लगाता है, फिर डरता है कि ये चाबी चोरी ना चली जाए, फिर रात भर सोता नहीं, फिर इस चाबी की फिक्र करता है, फिर घर पे पहरेदार रखता है, फिर डर लगता है कि कहीं पहरेदार ही भीतर घुस के बंदूक छाती से न लगा दे, और ये डर चलता चला जाता है, और ये इंतजाम और ये इंतजाम और ये इंतजाम होता चला जाता है। इस स्टालिन और हिटलर के संबंध में कहा जाता है, उन्होंने अपने डबल रख छोड़े। स्टालिन ने एक आदमी रख छोड़ा था जो स्टालिन जैसा दिखाई पड़ता था। अभी बड़े मजे की बात है, आदमी नेता होना चाहता है इसलिए कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ उसे स्वागत करे, लेकिन जब हजारों लाखों लोगों की भीड़ स्वागत करती तो डर पैदा होता है कि कोई गोली न मार दे। तो स्टालिन ने एक आदमी रख छोड़ा था जो स्टालिन जैसा दिखाई पड़ता था। स्टालिन अपने कमरे में बंद रहता, और जब हजारों लोगों की भीड़ में जाना पड़ता तो वो नकली स्टालिन हाथ जोड़ के वहां खड़ा रहता, स्वागत करता, क्योंकि कोई गोली मार दे तो नकली आदमी मरे। किस लिए ये भीड़ इकट्ठी की थी? ये भीड़ इसलिए इकट्ठी की थी कि कभी हजारों लोग सम्मान देंगे, उसका मजा लेंगे, और जो भी भीड़ इकट्ठी कर लेता फिर भीड़ से बचना पड़ता, फिर पहरेदार इकट्ठे करने पड़ते, फिर राष्ट्रपति के आसपास बंदूकें चल रही कि कहीं कोई मार ना दे, कहीं कोई पत्थर ना फेंक दे। फिर खतरा बढ़ता चला जाए तो फिर असली राष्ट्रपति नहीं चलेगा घोड़ा गाड़ी में, नकली राष्ट्रपति चलेगा, असली राष्ट्रपति घर के भीतर बंद रहेगा। हिटलर ने मरते दम तक शादी नहीं की, मरने के 2 घंटे पहले शादी की, क्योंकि हिटलर इतना भयभीत था कि पता नहीं पत्नी जहर दे दे। सब पे तो पहरा रखोगे, पत्नी पे कैसे पहरा रखोगे? पत्नी तो उसी कमरे में सोएगी जिसमें आप सोते हो, रात को उठे हो गर्दन दबा दे, कोई पत्नी को मिला ले, विश्वास नहीं किया जा सकता किसी दूसरे का। तो हिटलर ने शादी नहीं की। जिस स्त्री से उसका प्रेम चलता था 12 वर्षों से, वो उसको टालता रहा कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है। कुछ लोगों को प्रेम करने की फुर्सत भी नहीं होती, क्योंकि दूसरे इतने जरूरी काम मालूम पड़ते, टालता रहा। जिस दिन बर्लिन पर बम गिरने लगे और जिस दिन हिटलर जहां छिपा था नीचे जमीन में, उसके बाहर गोलियां चलने लगी, तब उसने खबर भेजी कि तू जल्दी आ जा और एक पुरोहित को ले आ, हम विवाह कर ले, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, अब मौत सामने ही आ गई। मरने के 2 घंटे पहले एक तलघरे में एक कोई भी आदमी को, पुरोहित को नींद से उठा के बुला लिया गया और दोनों का विवाह करवा दिया उसने, और 2 घंटे बाद दोनों ने जहर खा के गोली मार दी। आदमी जीवन से इतना भयभीत हो सकता है? और इंसान किस लिए करता है? और इंसान इसलिए करता है कि भय के बाहर हो जाए, और सारे इंसान और भय में गिराते चले जाते हैं। वही आदमी भय के बाहर होता है
जो अकेले होने की स्थिति को स्वीकार कर लेता है। वही आदमी सुरक्षित होता है जो इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा को अंगीकार कर लेता है। वही आदमी मृत्यु के भय के ऊपर उठ जाता है जो मृत्यु को जीवन का अंग मान लेता है। मान नहीं लेता, जान लेता है कि मृत्यु जीवन का अंग है, बात खत्म हो गई। जीवन की जो तथाता है, सचनेस है, जीवन जैसा है, उससे बचने का उपाय मत करिए। जीवन से कैसे बच सकते हैं? जीवन जैसा है उस जीवन के साथ बहा जा सकता है, बचा नहीं जा सकता। बहने की कोशिश में जीवन खो जाता है। हमारे चित्त ने जीवन खो दिया। हम जीवन की धारा से बहुत पीछे खड़े। एक क्षण में हम जीवन की धारा में आ सकते हैं, लेकिन भय जाए, सुरक्षा की कामना जाए तो ये हो सकता है। और हमारी परंपरावादिता, हमारा पुराण पंथ, हमारी पुरानी किताब, पुराना गुरु, हमारा उसके चरणों को पकड़े चले जाना हमारे सिर्फ भयभीत होने का सबूत है। ये दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। भारत की प्रतिभा को भय का पक्षाघात, पैरालिसिस लगा हुआ है। भारत की प्रतिभा भयभीत है, वो अभय नहीं है, इसलिए वो कुछ भी जानने से डरती है। वो कुछ भी जानने से डरती है। और जहां जहां उसे डर लगता है कि कोई नई बात जानी जाएगी, वहां वो देखती ही नहीं, वहां वो आंख ही नहीं उठाती, वहां से वो अपने को बचा लेती, भूल जाती। अपने भीतर भी वो नहीं देखना चाहता जिससे डर हो सकता है। वो आंख चुरा लेता है, वो भजन कीर्तन करने लगता है, वो भुला देता है कि होगा कुछ, हमें मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे इतना भूल जाता है कि खुद का जो असली है वो छिप जाता है, और खुद का जो नकली है वो असली मालूम पड़ने लगता है। हम सब नकली आदमी हैं। मैंने सुना है कि एक खेत में एक नकली आदमी खड़ा था। सभी खेतों में नकली आदमी खड़े, ऐसे तो दुकानों में, दफ्तरों में, ऑफिसों में, सब जगह नकली आदमी खड़े, लेकिन उनको पहचानना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो चलते फिरते हैं, बातचीत करते हैं। वो खेत में नकली आदमी सब पहचान लेते हैं। डंडा गड़ा है, हंडी लगी, कुर्ता पहना हुआ है। वो खेत में किसान लगाए हुए जानवरों को डराने के लिए। एक दार्शनिक खेत के नकली आदमी के पास से गुजरता था, अनेक बार गुजरा था। वर्षा, धूप, गर्मी, रात, दिन, वो नकली आदमी वहीं अकड़ के खड़ा रहता था। नकली आदमी हमेशा अकड़े हुए रहते, क्योंकि अगर अकड़ चली जाए तो कहीं नकल ना खुल जाए। तो जहां भी अकड़ा हुआ आदमी देखें, समझना कि नकली आदमी है। और नकली आदमी अकड़ की जगह की तलाश में रहता है। ऐसी कुर्सी मिलनी चाहिए जिस पर अकड़ के बैठ सके, तो वो दिल्ली तक की यात्रा करता है। वो सब नकली आदमियों की यात्रा है। वो खेत में नकली आदमी खड़ा है। वो कई दफे दार्शनिक वहां से निकला है। कई दफे उसका मन हुआ कि इस मूर्ख से पूछे, तू अकेला खड़ा रहता है, कभी घबराता नहीं, ऊबता नहीं, बोर्डम नहीं मालूम पड़ती, ना कोई संगी ना कोई साथी। वर्षा आती है, धूप आती है, तू खड़ा ही रहता है, तुझे मजा क्या है? और जब भी मैं निकलता हूं तू अकड़ा रहता है, और ऐसा लगता है कि बड़ा खुश है। एक दिन हिम्मत जुटा के वो दार्शनिक उसके पास गया। दार्शनिक को हिम्मत जुटानी पड़ती, क्योंकि नकली आदमियों से प्रश्न पूछना बड़ा खतरनाक है। क्योंकि नकली आदमी नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने सभी प्रश्नों के झूठे उत्तर मान रखे हैं। अगर आप उससे प्रश्न पूछिए तो उसके झूठे उत्तर खिसकने लगते, तो वो कहता है प्रश्न पूछो ही मत। नकली आदमी सिर्फ उत्तर की मांग करता है, प्रश्न की कभी मांग नहीं करता। जो आदमी उससे प्रश्न पूछता है वो कहता है गोली मार देंगे। सुकरात को इसलिए तो जहर पिला देता है, क्योंकि सुकरात नकली आदमियों को सड़क पर पकड़ देता है और कहता है रुको और मेरे प्रश्न का जवाब दो। अब प्रश्न का जवाब नहीं, और हर नकली आदमी समझता है सब जवाब मेरे पास है। और जब पूछने वाला मिलता है तो जवाब बह जाते हैं पानी में, जैसे नकली रंग, कच्चा रंग बह जाता है। वो नकली आदमी था। दार्शनिक ने सोचा पूछूं या न पूछूं, कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन एक दिन सोचा कि चलो पूछ ही लूं, नाराज ही होगा। वो दार्शनिक उस नकली आदमी के पास गया और कहा मेरे मित्र। नकली आदमी ने गुस्से से देखा, क्योंकि नकली आदमी किसी को मित्र देखना पसंद नहीं करता। या तो आप उसके शत्रु हो सकते हैं या उसके अनुयायी हो सकते हैं। नकली आदमी का मित्र कोई नहीं हो सकता। उसके शिष्य हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, नकली आदमी के मित्र नहीं हो सकते। हिटलर का कोई मित्र नहीं,
मित्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मित्र जो है वो समान होने का दावा करता है। नकली आदमी किसी को समान नहीं मानता। उसने कहा, मित्र, तुमसे मेरी क्या मित्रता है? फिर उसने कहा, मैंने सिर्फ संबोधन किया, नाराज मत हो जाओ, मुझे कुछ सूझा नहीं इसलिए मैंने ये संबोधन किया। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं, मैं कुछ और पूछने आया हूं। मैं ये पूछने आया हूं, वर्षा, धूप, रात, दिन, तुम अकेले खड़े रहते हो, ऊब नहीं जाते, घबरा नहीं जाते, बेचैन नहीं हो जाते? वो नकली आदमी खिलखिला हंसने लगा। उसने कहा, बेचैन, ऊब? अरे बड़ा आनंद है यहां, दूसरों को डराने में बड़ा आनंद आता है। पक्षी डर के भागते हैं, बहुत मजा आता है। जानवर डर के भागते हैं, बहुत मजा आता है। दूसरों को डराने में बहुत आनंद है, एकदम आनंद ही आनंद है। उस दार्शनिक ने कहा, तुम ठीक कहते हो, नकली आदमियों को सिर्फ दूसरों को डराने में ही आनंद आता है और कोई आनंद नहीं आता। अपने पास बड़ी तिजोरी है, छोटा तिजोरी वाला डर जाता है। अपने पास बड़ा मकान है, छोटा मकान वाला डर जाता है। अपने पास दिल्ली का पद है, पूना का पद वाला डर जाता है। नकली आदमी को दूसरे को डराने में मजा आता है। उसका आनंद सिर्फ एक है, दूसरे को भयभीत। और ध्यान रहे, जो आदमी दूसरे को भयभीत करने में आनंदित होता है, वो आदमी स्वयं भयभीत होना चाहिए, अन्यथा यह आनंद असंभव है। जो भयभीत है वही भयभीत करके आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरे को भयभीत कर देता है तो उसे विश्वास आता है कि अब मैं भयभीत नहीं हूं। जब वो दूसरे को डरा देता है तो वो कहता है, बिल्कुल ठीक, मुझसे दूसरे डरते हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत? वो डराने के लिए, किसी से न डरने के लिए। लेकिन चाहे डराने के लिए तलवार हो, चाहे न डरने के लिए तलवार हो, तुम डरे हुए आदमी हो, तलवार हर हालत में सिद्ध करती है। उस दार्शनिक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, नकली आदमी सदा दूसरों को डराने में आनंद लेते हैं। वो फिर खिलखिला के हंसने लगा और उसने कहा कि तुमने कभी कोई असली आदमी भी देखा? उस दार्शनिक से उस नकली आदमी ने पूछा, खेत के, तुमने कभी असली आदमी भी देखा? उस नकली आदमी ने कहा, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि मुझे लोग नकली कहते हैं। मैंने तो सब आदमी ऐसे ही देखे। हां, थोड़ा फर्क है कि मैं जरा चल फिर नहीं सकता, लेकिन चल फिर के तुम करते क्या हो? दूसरों को डराते ही हो ना। मैं बिना चले फिरे डरा लेता हूं, तो फर्क क्या है? जो काम मैं बिना चले कर लेता हूं वो तुम चल फिर के करते हो ना। तुम्हारी सारी स्पीड, तुम्हारे यान, तुम्हारा चांद तक जाना, चांद तक जाने के लिए कि किसी को डराने के लिए? वो जो रूस के यान चांद की तरफ भाग रहे हैं और अमेरिका के, वो चांद तक जाने के लिए। चांद से ना रूस को मतलब, ना अमेरिका को। रूस अमेरिका को डराना चाहता, अमेरिका रूस को डराना चाहता। जो पहले पहुंच जाएगा वो डराने में समर्थ हो जाएगा। सारी गति डराने के लिए चल रही। उस नकली आदमी ने कहा, तुम्हें कभी कोई असली आदमी मिला? उसका उत्तर वो दार्शनिक नहीं दे सका। आपसे भी पूछा जाए तो उत्तर बहुत मुश्किल। असली आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। असली आदमी तो वही हो सकता है जो जीवन की तथ्यता को, वो जो जीवन की फैक्टिसिटी है, वो जो जीवन की सचनेस है, जीवन जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। न भयभीत है, न सुरक्षा की खोज में है, न चिंता में है। जीवन जैसा है, जन्म है तो जन्म, मृत्यु है तो मृत्यु, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य, बीमारी है तो बीमारी, सबको अंगीकार करता है। जीवन की प्रत्येक स्थिति का जिसके मन में स्वीकार है और नए, अनजान, अज्ञात, अपरिचित रास्तों पर जाने की जिसकी हिम्मत है, जो डरा हुआ नहीं है, वही आदमी ऑथेंटिक, असली हो सकता है, प्रमाणिक हो सकता है। भारत नकली आदमियों की जमात हो गया क्योंकि भारत ने पुरातन परंपरा को पकड़ के असली आदमी को पैदा होने की व्यवस्था बंद कर दी। ये दूसरा सूत्र है, जो पुरातन से बंधा है वो नकली आदमी है, जो अतीत से बंधा है वो भयभीत है, और भयभीत आदमी कभी असली, ऑथेंटिक, प्रमाणिक नहीं हो सकता है। भारत की आत्मा ऑथेंटिक नहीं रह गई, प्रमाणिक नहीं रह गई, अप्रमाणिक हो गई है। और फिर दूसरी जितनी अप्रमाणिकता पैदा हुई है वो इसी से पैदा हुई है। और जब तक ये बुनियादी अप्रमाणिकता नहीं मिटती है तब तक और किसी तरह की अप्रमाणिकता नहीं मिट सकती, क्योंकि वो इसकी बाई प्रोडक्ट है, वो इससे आई। कल सुबह तीसरे सूत्र पर आपसे बात करूंगा। मेरी बातों
नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो के इस एक और नए डीपर डाइव सेक्शन में। ये स्पीच बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी बहुत पहले से। फाइनली अब जाकर इस टॉपिक पर वीडियो आई है। मृत्यु पर ओशो के विचार, डेथ पर ओशो के विचार। किस तरीके से हम अपने आप को आफ्टर लाइफ के झांसे में देकर अपने आप को आफ्टर लाइफ के बारे में बहला फुसलाकर अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं चाहते या अपने प्रेजेंट को काइंड ऑफ वेस्ट कर लेते हैं जस्ट ये सोचकर कि आफ्टर लाइफ में ये होगा, आफ्टर लाइफ में वो होगा। लेकिन ये बातें सुनकर हमें एक रियलिटी चेक मिलता है कि असलियत में डेथ भी एक लाइफ का ही पार्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है कि जहां आप अपने आप को ऐसे तैयार कर लो कि वहां ये मिलेगा या वहां वो मिलेगा। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो में था, जो मेन टॉपिक तो यही था बेसिकली, भारत के नए समाज की खोज। ये डिस्कोर्स नए भारत की खोज का पार्ट 3 है। तो जैसे उस पूरे डिस्कोर्स में बात करते हैं कि कैसे भारत का समाज आज के समय में पीछे रह गया, कैसे हम विदेश के चीज़ों से, उनके इन्वेंशन से और ना जाने कितनी ज़्यादा चीज़ों से हम आज भी पीछे हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि अभी हम बहुत साल तक पीछे ही रहेंगे। जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि भारत एक टाइम पर सोने की चिड़िया था, उसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं, कितनी है कितनी नहीं, वो अपने आप में अलग टॉपिक है। लेकिन ये बात सच है और ये बात प्रूवन है कि एक टाइम पे भारत का विकास बहुत ज्यादा था। इधर उधर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो जब जिस तरीके से आज हम आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज में जाने की जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके ख्वाब होते हैं, क्योंकि वहाँ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आपको मिलती है। तो उस टाइम पर शायद हमारे देश के कॉलेज वो आईवी लीग्स कॉलेज थे जहाँ देश विदेश के लोग आना चाहते थे। तो सीधी समझ में आती है कि उस दौर में शिक्षा का मूल वो कितना ऊपर होगा। और शायद ये बहुत समझने वाली बात है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आपके देश की शिक्षा परिणति या शिक्षा को लेकर जो लोगों के विचार होंगे उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारा देश किस दौर से आगे बढ़ेगा, किस गति से आगे बढ़ेगा। बहरहाल आपने ये सारी बातें ओशो की सुनी होंगी। मुझे उम्मीद है आपको इन सब बातों से कुछ एक नया नजरिया, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा। इन बातों को सुनकर आपने बस अपने मन के वैलिड पॉइंट्स को ही बस चेकआउट नहीं करा होगा, आपने जेन्युइनली सारी बातें सुनी होंगी, समझी होंगी। ये नहीं करा होगा कि बस अपने मन के हिसाब से जो चीज़ समझ में आई वो रख ली, जो चीज़ गलत लगी आपको अपने मन के हिसाब से उसे छोड़ दिया। इस तरीके से तो हम किसी को भी सुने उसका कोई फायदा होगा नहीं, ना उससे किसी की बरकत है और ना हम उससे किसी भी टॉपिक को डीप में जाकर समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले खुद का ये मानना ज़रूरी है कि अच्छा चलो XYZ टॉपिक पर मेरे को कुछ नहीं आता और मेरे को इस तरीके से इसको समझना। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा टेलीग्राम हैंडल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ विदाउट म्यूजिक कंटेंट आपको टाइम बाय टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। और जिसने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं करा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, वो इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीपर डाइव सेक्शन को। डीपर डाइव सेक्शन के इसके वही 4-5 पार्ट होंगे, जिसमें हम सबसे पहले मेरा POV शेयर करूँगा, उसके बाद अदर फिलोसोफर्स टीचिंग, उसके बाद मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस और रिसर्चेस किस तरीके से बातों को प्रूव या डिसप्रूव करती हैं, और अंत में हम फाइनल मैसेज के साथ
इस वीडियो बात करेंगे। तो जिसने यहाँ तक वीडियो सुनी है वो कमेंट सेक्शन में बताए आपको अभी तक का पार्ट कैसा लगा और आप आने वाले वीक में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं कि हम 2 वीडियो पर वीक लाते हैं। एक हमारा थर्सडे को लाइव होता है और संडे को नई वीडियो आती है। तो इस थर्सडे अष्टवक्र गीता का पार्ट 14 आया था। जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर अष्टवक्र गीता पार्ट 14 का लिंक है। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे एक बार जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए डीपर डाइव सेक्शन को। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ मेरी पीओवी। जैसा पिछले कुछ वीडियो से आपने सुना होगा कि अब मैं मेरे पीओवी सेक्शन में हमने चेंजेस करे। हम पीओवी सेक्शंस और जितने भी सेक्शंस कवर करने की कोशिश करते हैं, हमारा उसमें मेन मोटिव रहता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ओशो के टॉपिक से रिलेट करी जा सके उसको कराया जाए। बहरहाल ओशो खुद बहुत सारी बातें तार्किक और प्रैक्टिकल तरीके से ही कहते। उन्होंने आध्यात्म तक को भी तार्किक तरीके से ही समझाने की कोशिश करी है। लेकिन मेरा बस इससे एक ये मोटिव रहता है कि जो छोटी उम्र के लोग, मतलब हमारी बहुत यंग ऑडियंस है मेजॉरिटी, तो जो वो लोग सुनते हैं बहुत सारे मन में डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसी आती है कि जो स्वाभाविक है उस एज पर आना। तो अगर वो लोग या कोई भी जिसके मन में अगर कुछ डाउट आए तो अगर ये सुन लेगा तो आई गेस उसके आगे पीछे के टॉपिक्स और जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं ऐसी बातें सुनकर शायद वो क्लियर होने में मदद हो जाए। बस ये एक मेन मोटिव रहता है पीओवी सेक्शंस और इस पूरे डीपर डाइव सेक्शन पर। इस वीडियो की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं मेनली 2 टॉपिक्स थे जहां हमने भारत के समाज की बात करी, जहां हमने ओशो से जाना कि कैसे हम आज भी पीछे हैं और वो पारंपरिक तरीकों के वजह से हम आज भी पीछे रह गए। उसी को समझाते हुए ओशो ने हमको बताया मृत्यु का सत्य, किस तरीके से हमें मृत्यु को एक जीवन का ही पार्ट देखना चाहिए, ना कि उसे जीवन से कुछ अलग देखना चाहिए। और जिसने उसको जीवन का ऐसा पार्ट देख लिया उसका जीवन और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कंपैरेटिवली उसके जिसका जीवन केवल मौत के डर से जस्टिफाई होता है। उसकी तैयारियां करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। तो हम एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मेजॉरिटी में बात करें तो मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के समाज के पीछे रहने की, जो पारंपरिक तरीकों से कारण ओशो ने बताया कि पीछे रह गया है। आज जब हम देखते हैं 2025 में भी हमारे लिए ओशो की बातें 100% वैलिड मिलती हैं। 100% वो सारी बातें आज भी वैलिडिटी में मिलती हैं कि जब ओशो भारत समाज की बात करते हैं, जब ओशो कहते हैं कि उस टाइम के समाज में एक बेटा अपने बाप से ज़्यादा आगे निकलने की नहीं सोचता। वो बस जो पापा ने बता दिया, जो पिता ने बता दिया, उसी को फॉलो करने की सोचता है। और उसका पिता भी काफ़ी हद तक चाहता है कि बस ये इतना ही फॉलो करे, इसके इधर उधर ज़्यादा ना जाए। कुछ टाइम की बात हम आज 2025 में बैठकर देखते हैं तो वो आज भी सच है। आज भी वो सारी बातें, आज भी वो पारंपरिक तरीके जिनकी ओशो ने चर्चा करी, जिनकी वजह से हमारा समाज इतनी पीछे है, वो आज भी ज्यों की त्यों है। तो ये अपने आप में इतना कंसर्निंग है। अगर आप सोचो आज से 50 से 60 साल पहले किसी ने कुछ बोला और वो आज भी हमारे ऊपर 100% अगर वैलिड है, तो क्या हमने 50 से 60 सालों में क्या किया? हम क्यों आज भी छोटे मोटे मतभेदों में फंसकर एक बड़ी पिक्चर की तरफ नहीं जा रहे हैं? हम आज भी साइंटिफिक नॉलेज को अपनी पुरानी किताबों से ज्यादा वैलिड नहीं मान रहे। जैसा ओशो कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई नई समस्या हमारे सामने है,
हम उसको कनेक्ट करते हैं कि अरे उस वाले ग्रंथ में ये है, उस वाले उपन्यास में ये। शायद हो भी सकता है हो, और हो भी सकता है ना हो। ये सब आदमी के खुद के पर्सपेक्टिव और उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं कि जहाँ ढूंढो वहाँ भगवान है, और जो नहीं ढूंढेगा उसके लिए कहीं भी भगवान नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से जो उसमें अपने आंसर खोजने के लिए जाएगा, उसको हाँ वहाँ जरूर कुछ ना कुछ आंसर मिलेंगे। लेकिन जो उसमें आंसर खोजने नहीं जाएगा और उसको ऐसा रीड करे, तो शायद उसको वो आंसर मिलेंगे, वो शायद कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा जिस तरीके से लोग करते हैं। ओशो कहते हैं कि आज की समस्याओं का हल हमें आज देखना होगा। अगर आज की कोई समस्या है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हल होगा जो पहले नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम जब आज बनी है तो सॉल्यूशन भी आज का ही बनेगा। अगर हम इस तरीके से चीजें देखें तो यही आप देखो एक बेसिक फाउंडेशन हो जाता है नई साइंटिफिक डिस्कवरीज और नई साइंटिफिक रिसर्चेस का, कि जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारा माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि अच्छा ऐसा सॉल्यूशन कभी है ही नहीं, तो हम खुद ब खुद उसके हिसाब से उन नए सॉल्यूशंस पर काम करेंगे, उन नए सॉल्यूशंस पर अपने साथ काम करना चाहेंगे। जब तक हम मेनली रैशनल थिंकिंग को अपने साथ नहीं अपनाएंगे, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी लाइफ में एज अ नॉर्मल थिंकिंग जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे, तब तक हम फॉलोअर्स, बायसनेस, इन्हीं के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। आप देखो हमारा समाज आज भी फॉलोइंग में, मैं कहता हूँ वन ऑफ द टॉप पर है। इसका साइंटिफिक डाटा मैं आपको मॉडर्न रिसर्च वाले टॉपिक में और अच्छे से बताऊं। वर्शिप कल्चर आज भी हमारे समाज में ना जाने कितनी ज्यादा ऊपर है। चलो आप भगवान की वर्शिप करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो अपने आप में कितनी सही है और कितनी ज्यादा गलत है उसकी चर्चा ओशो ने बहुत जगह करी है, लेकिन अभी उससे थोड़ा अलग जाते हैं। हम बात करते हैं सेलिब्रिटी वर्शिप, स्टार वर्शिप, कोई एक्टर की वर्शिप, नेताओं की वर्शिप। हमारे देश में जिस लेवल पर है उससे ये सीधी साइंटिफिक रिसर्च है। आप खुद सर्च कर लेना कि द मोर पीपल इंक्लाइन होते हैं सेलिब्रिटीज की तरफ और इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, साइंटिफिक प्रूवन है कि उन लोगों का आईक्यू लो होता है। और बेसिकली आईक्यू है क्या, एक इंटेलिजेंस पैरामीटर है। तो जब ये साइंटिफिक खुद प्रूवन है कि जितने ज्यादा सेलिब्रिटीज और ये सो कॉल्ड स्टार्स और इन सब की लाइफ में जितना ज्यादा इंटरफेरेंस पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो मेनली आपका दिमाग बहुत कॉमन सेंस है, दिमाग कुछ वो तो है नहीं कि हर जगह लग जाएगा, एक ही जगह दिमाग लग पाएगा। जब दिमाग वहां नहीं लग रहा, जहाँ आपके कुछ आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, जबकि आप ये सोच रहे हो कि फलाने एक्टर की पर्सनल लाइफ क्या है, उसकी शादी किससे होगी, उस क्रिकेटर का खाने में क्या है, वो खाता क्या है, मैं वैसे खाऊंगा, अच्छा उसने उस दिन क्या बोला था, अच्छा उसके कपड़े क्या थे, अच्छा उसकी स्टाइल क्या थी। ये सब बातें सुनने में छोटी लगेगी, ये सब बातें सुनकर लगेगा कि अरे अब इसमें क्या ही कर सकते हैं कि हर किसी को कोई ना कोई तो पसंद होता ही है। इंस्पिरेशन की हम उसमें एक उसे गिफ्ट रैपर में समेट कर परोसते हैं कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। अरे इंस्पिरेशन होना और एक गॉड बिलीविंग की तरीके से उस आदमी को देखने में जमीन आसमान बनता है। आप अगर किसी से इंस्पायर्ड है तो वो तो आप किसी से भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आपको किसी की बात अच्छी लगनी है तो जरूर नहीं वो सेलिब्रिटी। आप रिक्शे में जा रहे हो, आपने रिक्शे वाले से कुछ बात करी, बात करते करते उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो बहुत ज्यादा डीप लगी, आप उससे भी इंस्पायर्ड हो सकते हो। उस एक बात से, उस एक इंस्टेंस से, उस एक मोमेंट से आप उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इंस्पिरेशन और वर्शिपिंग दोनों बहुत अलग अलग चीज है।
आज हम देखते हैं कि नेताओं की वर्शिप नेक्स्ट लेवल पर चल रही है हमारे देश में, जहां हम देखते हैं कि दो तरफ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कम्युनिटी को हम जब आज हमने जो नाम दिए हुए उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो वो डिबेट अलग है कि क्यों क्या पार्टी क्या कर रही है इस देश में, और ये सबको दिख रहा है कि किस तरीके से आम आदमी को आमीन बनाने की कोशिश है, गरीब आदमी को गरीबी रखने की कोशिश है, और अमीर आदमी को और ज्यादा अमीर बनाने की कोशिश है। ये साफ तौर पर हमारे सामने है और ये हमें दिख भी रहा है। अगर हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, मैं जो कहना चाहता था, चाहे लेफ्टिस्ट कम्युनिटी के सपोर्टर्स हो चाहे राइटिस्ट कम्युनिटी के सपोर्टर्स हो, अगर आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, ब्लाइंड बिलीवर हैं और वर्शिपिंग में है कि ये पार्टी इसलिए अच्छी है, इसमें ये है, ये वाले नेता मेरे को पसंद है और ये है वो है, अब बेसिक इसको अगर कॉमन सेंस से देखोगे, वो नेता का काम क्या है? आपके लिए काम करना, आपके आसपास गली मोहल्लों में कुछ दिक्कत ना हो, आपके परिवार में किसी चीज की नीड है, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, एजुकेशन हो, आपके लिए मैटर करता है वो आपको चीजें कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से मिल रही हैं, क्या उनमें दिक्कत तो नहीं है। और कोई पार्टी अगर वो नहीं कर पा रही तो आपके पास इतना ज्यादा हक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप चाहते हैं उसको हटाना, आप हटा सकते हैं, आप वापस उसको बुलाना चाहते हैं, वापस बुला सकते हैं। इलेक्शंस होते हैं इसलिए कि आप इस बेसिस पर जज करें कि किसने क्या काम करा और किसने क्या नहीं। लेकिन हम देखते हैं आज के टाइम में ये और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है कि जहां दोनों पार्टी के सपोर्टर्स लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो, वो बस डिफेंड करते हैं। अच्छा मेरी पार्टी ने गलत नहीं, ये गलत नहीं था, उनका असली मतलब ये था। अरे तुम्हारा मतलब क्या है एक पार्टी को डिफेंड करने का? तुम्हारा काम है उसमें सही गलत देखकर अपने डिसीजन लेने का। और जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, हम सपोर्टिंग में है। लोगों की मेंटेलिटी होती है सपोर्ट करने की, को किसी चीज की फॉलो करने की। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ये है तो आप हमेशा बस फॉलो ही करो, आज एक को, परसों किसी को, फिर तरसों किसी को। बदलते जरूर रहोगे, क्योंकि बदलते क्यों रहोगे? आपने जिसको फॉलो करा आप फिर उसकी ना उसमें चले जाते हो। एक वो नहीं होता एक तरफा प्यार वाली बात कि बस मेरे को उसका अच्छा ही दिखता है, मेरे को बस वही दिखता है जो मेरे मन में उसके लिए, मेरे को बस वही समझ में आता है जो उसके लिए मेरे लिए उसके मन में, और मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जब तक हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे और इस तरीके से उनके आसपास चलेंगे तो हम बस फॉलो ही करते रह जाएंगे। और बहुत कॉमन सेंस है, जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग से अगर आप सोचोगे, रैशनल थिंकिंग से आप सोचोगे, तो आपको फैसले सही गलत, क्या बेटर हो सकता था, क्या बेटर नहीं हुआ है, आपको वो देखेगा। आपको ये नहीं देखेगा कि फलाने नेता ने करा, ये मेरे फेवरेट ने करा या मेरे फेवरेट ने करा। अरे कोई चीज ऐसी चीज आपकी फेवरेट हो कैसे सकती है? आपको मतलब क्या है? आपके जीवन में उससे फर्क क्या पड़ रहा है, आपका मतलब उससे होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें बस वर्शिपिंग करनी है, हमें बस उस नेता को गलत दिखाना है, उस सेलिब्रिटी को गलत दिखाना है, उस क्रिकेटर को गलत दिखाना है जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है या उससे अलग है। उसके अगेंस्ट होना ना होना भी मैटर नहीं करता, बस वो नहीं है ये मैटर है। मतलब ट्विटर पे आप देखो आज के टाइम में जाके क्रिकेट के मैचेस अगर आप फॉलो करते हैं तो या आप देखते हैं, आपने कभी क्रिकेट देखा तो आप देखोगे कि एक फैन बैटल्स चलते हैं ट्विटर्स पे कि विराट के फैंस रोहित के फैंस के लिए बोलेंगे, रोहित के फैंस विराट के लिए, धोनी के लिए, धोनी के फैंस इनके लिए। अरे अगर इस हिसाब से ही चलोगे तो फिर इसका कुछ अंत नहीं है। और अगर आपका मेजॉरिटी टाइम इसमें जा रहा है तो आप फिर अपने खुद के लिए, अपनी खुद की लाइफ में उसको बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये आपको खुद को सोचना होगा।
और समझना होगा। अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज पीछे रहा, तो जो हमें एग्जाम्पल देते हैं वो कहानी का, जो सबसे पहली कहानी हमें बताते हैं कि जब समस्या नहीं है तो उसका हल भी नया ही होगा, और हमें वो नया हल ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम उस नए हल की तलाश में नहीं निकलेंगे, जब तक हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। जैसे वो बेटा, उसने टोपी फेंकी और बंदर होशियार था, बंदर इवॉल्व हो गया। ये देखो, बंदर इवॉल्व हो गया क्योंकि वो किन्हीं सोसाइटी के नॉर्म से ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, उनसे नहीं बंधा हुआ। जब तक हम इस तरीके से अपने आप को बांध कर रखेंगे, जब तक हम इस तरीके से अपने जीवन को चला कर रखेंगे, जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को अपने लाइफ में नहीं लाएंगे, एज ए इंडिया हमारा विकास होना बहुत मुश्किल है। ऑन पेपर हम चाहे कुछ हो जाए, लेकिन असली विकास जब है, असली नया समाज जब है, जब इंडिविजुअल्स की गरीबी खत्म हो। और ये पैरामीटर्स हैं इवेंचुअली, जैसा कुछ बोलते हैं कि अमेरिका की समस्या अब ये है कि खाने को तो है, अब क्या। तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी, योगा करें, क्या करें, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि खाने की नीड पूरी है ना। यहाँ हमारे देश में भी खाने की नीड पूरी नहीं है। जब तक भूखा पेट, तो जब इन चीजों में आना, बात करना, वो अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट और प्रिविलेज्ड चीज है। जब तक आप इस चीज में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वही बात रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके टॉपिक जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी, शायद कुछ आपको नया मिला हो। अगर आपको लगता है इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है तो आप प्लीज बताएं। अब जो दूसरा टॉपिक था, डेथ एज अल्टीमेट रियलिटी, ये अपने आप में एक सच है जो हमें अपनाना होगा, और इसको समझने के लिए आपको तार्किकता के साथ साथ एक खुली सोच भी रखनी होगी। इसको ज्यादा अगर मैं वैसे बात करूंगा तो ये फिलोसॉफिकल तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसके जो पहले की बात थी जो उसने बोली, कि किस तरीके से हम सारी अपनी चीजें करते हैं उस एक डर के कारण। पहला डर कि मैं बुढ़ापे में मेरा क्या हो, तो क्या वही मेन थिंकिंग नहीं होती कि मैं शादी कर लूं, बच्चे कर लूं, और मेरा बच्चा मेरे फिर बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा? क्या ये वो मेन थिंकिंग नहीं है जिससे शादी का कल्चर इतना ज्यादा बूम हुआ और हमारे समाज ने इसको एडॉप्ट करा? क्योंकि बुढ़ापे में आकर आपकी सारी जरूरतें आप खुद पूरी नहीं कर सकते, बहुत सारी मेडिकल कंडीशन आपके साथ गलत भी जा सकती। तो हर किसी को उम्मीद रहती है जब मेरे साथ कोई हो, तो जब शायद उस डर के कारण हमने इसको इतना ज्यादा बूम करा कि आज भी हम इसको देखते हैं कि हमारे समाज में ज्यों की त्यों, और शायद ऐसे ही ना जाने कितने टाइम तक रहेगा। वहीं जब हम देखते हैं कि डर के कारण हम ना जाने क्या क्या करते हैं, बात यह है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, किसने मना करा है, और कौन रोक रहा है, और कोई रोकना चाह भी नहीं रहा। लेकिन डर के कारण अगर हम करेंगे तो ना तो हम उस वक्त उस चीज को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम रहते हैं चेज में। इवेंचुअली जल्दी से मिल जाए तो ये खत्म हो जाए। वो ये ना पैसे वाली बात के पहले पैसा मिल जाए फिर सुख है, फिर पैसा मिल जाए तो अब इसको रखूंगा, फिर अब उसकी अलमारी खरीद ली, फिर अब अलमारी की चाबी, फिर चाबी के बाद अगर यार चाबी ना हो जाए, यार चोरी ना हो जाए चाबी, तो इवेंचुअली इस तरीके से तो फिर चिंताएं ना खत्म होंगी ना कभी होंगी, और यही जीवन है। और उसने इतनी खूबसूरती से समझाया कि जीवन ही यही है। जीवन में अगर सब चिंताएं खत्म हो गई तो मरण है।
असली जीवन का सारी उन सब चिंताओं में रहकर है। लेकिन दो तरीके से आप अपनी इन चिंताओं चुनौतियों को देखोगे। एक जो खुशी खुशी देखेगा, जो उसको ऐसा जीवन का पार्ट देखेगा और खुशी खुशी इन सब चीजों से तैरता हुआ लाइफ के मजे में रहता हुआ निकल जाएगा। और दूसरा जो कोसेगा, इतना ज्यादा कोसेगा कि ना जाने कितना ज्यादा गलत हो रहा है और कितना ज्यादा हो। चिंताओं में रहेगा, कोसता रहेगा, डर में रहेगा। सोचो दोनों का एंड एक है। एक ये ऐसी रेस है जहां सबको अपना एंड पता है मतलब ये नहीं पता किसको कब, और ये भी नहीं पता किसी को कि कब क्या होने वाला है। क्या पता कल वो घटना घट जाए। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम शायद अपने जीवन क्रिया की वो बहुत सारी चीजें बंद कर देंगे जो अब हम करते हैं। अगर किसी को अपनी मृत्यु की डेट पता चल जाए तो आप देखोगे उसके जीवन का तरीका बहुत अलग होगा, बहुत ज्यादा अलग होगा। क्यों? क्योंकि फिर उसकी इतनी ज्यादा समझ में आ जाती है कि ये जो मैं साथ लेकर ही नहीं जाऊंगा, ये जो इवेंचुअली मेरे कुछ काम आएगा ही नहीं, तो मैं इसे क्यों करूं। वो असली जीवन जीने की तरफ चला जाता है। तो क्या है ये हम बिना उस बात के स्मरण के या बिना उतनी डीप, बिना उतने एक्सट्रीम में जाए हुए नहीं जान सकते जब रियलिटी है। हमें इस पर सोचना होगा और ये समझना होगा शायद कि अल्टीमेट रियलिटी तो वही है और जीवन हमारे पास है। इसमें सारी चिंताएं, सारे दुख, सब चीजें आएंगी और यही जीवन है। और अगर इसमें कुछ नहीं आ रहा तो ये मरण हो गया। पत्थर के तरीके से आप जी रहे हो, उसको उस जीने का क्या फायदा? उस जीने से आप क्या करोगे और क्या पाओगे? इसलिए जियो। और जीने का मतलब बस ये नहीं होता कि सब खुशियां ही रहेंगी, सब अच्छा ही होगा। जीने का मतलब ही है इट्स ऑल ग्रे, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस खूबसूरती को समझो। अब हम बात करते हैं अदर फिलोसोफर्स टीचिंग की। अदर फिलोसोफर्स टीचिंग भी मैंने इसी तरीके से इसमें डिवाइड करी है ताकि सब क्लियरिटी ढंग से मिले। मतलब पहले हम बात करेंगे डेथ एज अल्टीमेट रियलिटी पे अदर फिलोसोफर्स की, फिर भारत समाज के पीछे रहने के कारण पर अदर फिलोसोफर्स ने किस तरीके से अपने विचार रखे हैं उस पर। सबसे पहले हम देखते हैं अदर फिलोसोफर्स टीचिंग ऑन डेथ एज अल्टीमेट रियलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं जित्तू कृष्णमूर्ति। ये कहते हैं टू अंडरस्टैंड डेथ यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल लाइफ। ये कहते हैं कि लोग डेथ से डरते हैं, वो असल में जीना ही नहीं चाहते। डेथ को अवॉइड करने की कोशिश हमारी दुख की जड़ है। उनका मानना था कि हर मोमेंट में जीवन और मृत्यु एक साथ चल रहे हैं। अगर हम अभी पूरी तरह से जी ले, डेथ का डर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्कॉर्टिस। ये कहते हैं डेथ में बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ब्लेसिंग्स। स्कॉर्टिस ने अपने अंतिम समय पर कहा था कि डर असल में उन चीजों का होता है जो हम समझते हैं। फिलोसोफर्स के लिए डेथ डर की बात नहीं बल्कि अल्टीमेट फ्रीडम। उनका मानना था कि डेथ के बाद आत्मा का शरीर से अलग होना एक प्राकृतिक और सुखद घटना है। मतलब डेथ से भागना नहीं, उससे समझना और एक्सेप्ट करना है। फिर हम देखते हैं कि एपिक्यूरस क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि डेथ इज नथिंग टू अस सिंस व्हेन वी आर डेथ हैज नॉट कम एंड व्हेन डेथ हैज कम वी आर नॉट। ये कहते हैं कि डेथ से ड्रामा बेकार है। जब हम जिंदा हैं डेथ वहां नहीं, और जब डेथ आ जाती है हम नहीं रहते। मतलब डेथ कभी हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट बनती ही नहीं। कितनी ज्यादा डीप बात है। ये कहते हैं कि इसलिए हमारा सारा फोकस होना चाहिए
जीवन को पूरी तरह एंजॉय करने पर, और ना कि उसके बाद क्या होगा ये सब सोचकर। फिर हम देखते हैं अदर फिलोसोफर्स की टीचिंग भारत के समाज और इन सारी पुरानी चीजों के चक्कर में किस तरीके से हम इवॉल्व नहीं कर पा रहे, इसके बारे में फिलोसोफर्स ने किस तरीके से अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेडरिक नीत्शे। ये कहते हैं, he who has a why to live can bear almost anyhow। ये कहते हैं कि सोसाइटी हम लोगों को हर्ड मेंटेलिटी में बांध देती है। असली फ्रीडम तब मिलती है जब इंसान अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करे और अपने अंदर की ओवरमेश को डिस्कवर करे। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे भारत समाज के लिए क्या क्या किया इसकी बताने की शायद कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which women have achieved। BR अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के खुलेआम विरोध किया। उन्होंने कहा सोसाइटी को रैशनल और साइंटिफिक नजरिए से दोबारा बिल्ड करना होगा और एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस का असली मेजर उसकी वुमेन की प्रोग्रेस है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, where the mind is without fear and head is alive, where knowledge is free। कवि गुरु टैगोर ने एक ऐसा भारत इमेजिन किया जो अपने स्पिरिचुअल रूट्स को संभालते हुए मॉडर्न साइंस और रैशनैलिटी को अपनाया। वही ओशो का तरीके वाली बात कि आत्मिकता को भी तार्किक तरीके से, तार्किक नजरिए से देखो। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ आउटर विकास नहीं बल्कि इनर ग्रोथ, आर्ट, लिटरेचर और कॉन्शियसनेस भी है। वहीं आज के लास्ट फिलोसोफर हेगल कहते हैं, द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये ओशो के विचार से कितना ज्यादा मेल खाता है, जहाँ ओशो बताते हैं असलियत में हिस्ट्री में आपके लिए कुछ नहीं, वो जो होना था वो हो गया और जब हो रहा है वैसा कभी हुआ ही नहीं। हेगल कहते हैं हिस्ट्री प्रोसेस है, हर स्टेज के नए लेवल पर इवॉल्व होता है। पास्ट की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए और वो करते भी हैं, लेकिन उसमें चिपक कर रहना विकास को रोकता है। नए भारत के लिए हमें अपने इतिहास से सीख कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना हो। तो यही ओशो का विचार। क्यों पुरानी चीजों में फंसकर, देखा हुआ आपने, पुरानी चीजों की ग्लोरी लेते हैं लोग कि पहले भारत ये था, पहले ये था, पहले इतना था, वो था। अरे अब तो नहीं है। क्या हम अब की बात करें? और पहले किन चीजों की वजह से था, उन चीजों को सीखकर उन चीजों को कोई अपनाना नहीं चाहता, बस गुणगान करना चाहते हैं कि पहले ऐसा था और पहले वैसा था। बहरहाल ये सभी महान विचारक हमें एक ही बात समझाते हैं, नया भारत तभी बनेगा जब हम पुराने से सीखकर नए की तरफ बढ़ने की हिम्मत रखेंगे, ना कि बस उसी में फंसे रहना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं मॉडर्न स्टडीज, न्यूरोसाइंस रिसर्चेस किस तरीके से इन टॉपिक्स को कंक्लूड करते हैं। मॉडर्न रिसर्च के भी हम टॉपिक्स उसी तरीके से लेंगे। सबसे पहले डेथ रिलेटेड, डेथ इज अल्टीमेट रियलिटी, फिर भारत के समाज की नई की खोज की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं डेथ एटीट्यूड्स एंड गुड लाइफ एक्सपीरियंस, द मेडिटेशन बाय लाइफ सेटिस्फैक्शन बाय यांग एट 2025। ये स्टडी क्या है? ये स्टडी गुड डेथ माइंडसेट यानी डेथ को इनएविटेबल सत्य के रूप में एक्सेप्ट करना, लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच संबंध देखती है। इसकी की फाइंडिंग रही, जिन लोगों का डेथ एटीट्यूड ज्यादा पॉजिटिव है वो डरते नहीं
और उसको नेचुरल पार्ट मानते हैं, उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। साथ ही उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं। ये प्रूव करती है कि डेथ को अवॉइड करने या आफ्टर लाइफ की चिंता में जिया हुआ जीवन मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन नहीं ला सकता। और अगर हम एक बार उस सत्य को मान लें, अपना लें और कोशिश करें प्रेजेंट मोमेंट में जीने की, तो साइकोलॉजिकली वेल बीइंग बेटर होगा। वहीं हम देखते हैं द इंटरैक्टिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फियर ऑफ डेथ। क्या कहती है ये स्टडी? ये कहती है कि फैक्टर्स डेथ एंजाइटी डर को बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर्स उसको कम करते हैं। इसका मेन रिजल्ट यह है, फिजिकल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, लाइफ मीनिंग जितना स्ट्रांग होगा और मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, डेथ एंजाइटी उतनी ही कम होगी। मतलब हेल्थ प्लस मीनिंग ऑफ लाइफ का सेंस प्लस मेंटल वेल बीइंग मिलकर ये सारे स्ट्रेस दूर कर सकती है। ये प्रूव करती है कि डर सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं है, उसके पीछे का कैजुअल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर फिजिकली और मेंटल हेल्थ खराब है या लाइफ का पर्पस नहीं है, तो डेथ का डर ज्यादा होगा। और ये आइडिया के जीवन को मीनिंगफुल बनाना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना डेथ एंजाइटी के साथ स्ट्रगल को कम कर सकता है। वहीं हम देखते हैं हाउ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ अफेक्ट्स डेथ एंजाइटी एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। ये स्टडी एक्सप्लोर करती है आफ्टर लाइफ बिलीफ का इम्पैक्ट क्या है उनकी एंजाइटी और उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन। इसमें फाइंडिंग है कि बिलीफ इन आफ्टर लाइफ पॉजिटिव कोरिलेट करता है विद गुडनेस रिलेटेड कोर्सेस, जैसे दूसरों के साथ अच्छा होना, रिलीजियसिटी और आइडियल कमिटमेंट, मोरल अच्छी नियति से जीवन। ये बिलीफ एंजाइटी को कम तो करता है और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। क्या प्रूव करती है? बहुत लोग आफ्टर लाइफ के चक्कर में ज्यादा धार्मिक रिचुअल्स या फियर बेस्ड बिलीफ में फंस जाते हैं, लेकिन स्टडी दिखाती है अगर बिलीफ बैलेंस्ड हो, मतलब एक हेल्दी बिलीफ जो लाइफ का क्वालिटी बढ़ाता हो, ना सिर्फ डर पे आधारित हो, तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। वही हम देखते हैं भारत के समाज के ऊपर उस तरीके की स्टडीज। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ religiosity on scientific knowledge या attitude. More religion mean less science. An international comparison of the relation between religious beliefs and the levels of attitudes to scientific knowledge. ये 2020 में किंगरास एंड टेलिन ने किया। सर्वे डाटा EU एंड USA क्लियरली शो करता है कि ज़्यादा रिलीजियस इंडिविजुअल्स टेस्ट लोअर ऑन साइंटिफिक लिटरेसी and have less positive attitude towards science. इस स्टडी से आइडिया मिलता है कि अगर ट्रेडिशन और रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो और क्वेश्चन ना हो, तो साइंटिफिक थिंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ओशो भी यही सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशन को ब्लाइंड फॉलो करना रोकना चाहिए। वहीं हम एक और रिसर्च देखते हैं, कॉन्शियस रिसर्च, कोगिनेट Consortium Landmark Experiment 2025, global study comparing two big theories of consciousness, Global Neuron Workspace Theory (GNWT) and Integrated Information Theory (IIT). टेस्ट के रिजल्ट ने बताया कि कुछ प्रेडिक्शंस वायलेट हो रहे हैं। ये एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले थीम्स रिलेट करता है। समझना कि हमारा अवेयरनेस कैसे बनता है, हमारे चॉइसेस किस हद तक कॉन्शियस है। ओशो की बात याद आती है जब वो कहते हैं कि लोग अपने इनर कॉन्शियस से जुड़े कंडीशन बिलीफ से बाहर निकले। और अंत में अब हम बात करेंगे फाइनल मैसेज की, जो मैं संदेश आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। ओशो की बातें और महान विचारकों की टीचिंग को सुनने के बाद
एक सवाल हमारे मन में उठता है, हम भारत के लोग इस सफर में कहाँ खड़े, और क्या नया भारत सिर्फ एक सपना है या एक जिम्मेदारी है जो हम सबके कंधों पर है। आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन यहाँ है, जेन जीस, मिलेनियल सबसे ज्यादा ही, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम रॉट लर्निंग पर अटकी है, जहाँ हमें बस एग्जाम पास करने और आंसर्स क्लेम करने की बातें समझाई जाती है। ये साइंटिफिक टेम्पर अभी तक हर जगह तक नहीं पहुंची है, जेंडर गैप भी अभी तक जिंदा है, और ट्रेडिशन का बोझ हमारे नए आइडियाज को दबा देता है। NHS 5 डाटा, वुमेन मोटिविटी हायर है मैथ से, जेंडर गैप इन मैथ्स, लड़कियों का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नीचे, और यूनेस्को इंडिया के 60% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल स्किल्स में पीछे हैं। ये सारे फैक्ट्स हमें बताते हैं कि कहने को हम मॉडर्न हैं, लेकिन ना जाने और जानते हुए भी हम कितनी सारी एक्टिविटीज में हैं जिसके कारण हमारा समाज आज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओशो ने कहा था, नया भारत तभी बनेगा जब हम साइंटिफिक सोच अपनाएं, रैशनल थिंकिंग अपनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग को अपना पार्ट बनाएं। और आज की दुनिया में ये और भी जरूरी है। अगर हम साइंटिफिक माइंड डेवलप करें, सुपरस्टिशन की जगह इनोवेशन होगा, डोगमा की जगह डिस्कवरी होगी, ब्लाइंड फॉलोइंग की जगह लर्निंग्स होंगी, सही गलत की समझ होगी, और अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर अपनी पावर्स की असली समझ होगी। भारत में आज भी सुपरस्टिशन के चक्कर में लोग ना जाने क्या क्या करते थे, और इस वक्त बाकी देश मार्स पर कॉलोनीज प्लानिंग कर रहे हैं, और हम आज लाल चांद है ये सोचकर रात में बाहर नहीं निकल रहे, खाना नहीं खा रहे। साइंटिफिक फिनोमेना है, किस तरीके से हुआ उसके बारे में सोचने के बजाय हम किस तरीके से देख रहे हैं, ये हमें खुद सोचना होगा। नए भारत की खोज तभी सच होगी जब हर बेटी और हर औरत का अपना हक मिले, और हम उनको एज अ इक्वल ट्रीट करें, ना कि इस तरीके से कि हमने अलाउ करा। हम उनको अलाउ करने वाले होने वाले कोई नहीं है, वो खुद एक अपने बात में इंडिविजुअल है। ये बात की हमें समझ रखनी होगी। पर सिर्फ आउटर रिफॉर्म्स काफी नहीं। ओशो बार बार कहते हैं कि असली विकास अंदर से होता है। साइंस आपको मशीन बनाएगी, लेकिन कॉन्शियसनेस आपको इंसान बनाएगी। ग्लोबल स्टडीज भी कहती है जहाँ लोग सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। भारत की परंपरा हमेशा इनर ग्रोथ पर बेस्ड रही, लेकिन अब हमें इसे मॉडर्न साइंस के साथ इंटीग्रेट करना होगा। हमें अपने इतिहास को रिजेक्ट नहीं करना, ये बात आप समझो। हमें उससे सीखना है। लेकिन चिपक कर रहना भी ठीक नहीं है। हेगल ने कहा था हिस्ट्री एक प्रोसेस है, और अगर हम उसे समझकर नए लेवल पर नहीं ले जाते तो हम वहीं के वहीं अटके रहेंगे। नए भारत बनने का मतलब है पास्ट को समझना, लेकिन उसका प्रेजेंट ना बन जाना। उसको एज अ प्राउडली बस बोलकर अपनी करंट की सिचुएशंस और प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना। जब हम आज बात करते हैं कि आज भारत में सारी कमियां हैं, ये है वो है, ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो वाली गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हम देखते हैं कि सुनते हैं कि अरे पहले तो ये था, पहले वो था, उस टाइम पर इतना गलत हुआ था, उससे पहले इतना ज्यादा सही हुआ था।
मैं ये कहता हूँ वो जो था वो तो था, इस था का अहमियत नहीं समझ रहे हो क्या? उससे सीखो, वो एक प्रोसेस था जो होके खत्म हो गया। अभी हम आज हैं, हमारे पास आज है, हम सबके पास हमारा आज ही है। क्यों ना हम उसको बेहतर बनाने के लिए बात करें और उस पर अपने विचारों को और ज्यादा बेहतर कराएं। सोचो एक भारत जहाँ पर बच्चा भी बिना डर के सवाल पूछ सके, जहाँ लड़की और लड़का दोनों एक जैसे मौके पाए, जहाँ सुपरस्टिशन की जगह इनोवेशन, जहाँ ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्निटी भी। यही है नया भारत जो ओशो कहते हैं और जिसे हम सबको मिलकर बनाना है। हम सबको सवाल पूछने हैं, सवालों से भागना नहीं है। हमसे कोई सवाल पूछे, उसके जवाब अगर हमारे पास नहीं है तो हमें वो जवाब ढूंढने हैं, उस सवाल से पीछा छुड़ाना नहीं। हम जब तक सवालों से भागेंगे, सवालों से डरेंगे, जब तक हम कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल करो अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से। और इस डेथ के डर से अपने लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को मन पे करो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो कि मेरे को आफ्टर लाइफ में ये मिलेगा वो मिलेगा, इवेंचुअली मिलना तो नहीं, लेकिन कोई कुछ गलत करे उससे तो सही है कुछ बेटर ही कर रहे हो। हाँ, थिंकिंग प्रोसेस गलत है। इस उम्मीद में कर रहे हो कि आज 10 दूंगा तो कल लाख मिलेगा, तो ना तो कुछ मिलेगा और ना वो शायद संतुष्टि भी उतनी मिलेगी। उस संतुष्टि की तलाश में रहो, तलाश में मत रहो। मेरा मतलब उसको कोर बनाओ, उसके आसपास चीजें करोगे तो सही करोगे। कुछ करने से, कुछ ना करने से कुछ अच्छा या भला नहीं होगा। जो भी होगा तुम्हारे करने से और तुम्हारी उस करने की सोच पर डिपेंड करेगा। अहोभाव आप सभी का, जिसने यहाँ तक मेरी बात पूरी सुनी, उसका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया और बहुत ज्यादा दिल से करे। आपको ये बातें कैसी लगी आप ये कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ आपको लगता है इसमें इम्प्रूव करा जा सकता है, क्या हम इसमें और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माइक की क्वालिटी को लेकर कुछ लोग बोलते हैं, क्या वो इस वीडियो में और बेहतर थी या नहीं, उस बारे में जरूर बताएं। जो भी आप बातें बोलना चाहते हैं आप हमें वो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ हमारे साथ जुड़े और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, जहाँ हम सब लोग कोशिश करते हैं रेशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले थर्सडे लाइव में। बताइएगा लाइव का टॉपिक क्या रखें, क्या हम नए टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और किन किन नए टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।